गाइस, मेरा नाम वीरेंद्र जांगीड़ है और मैं राजस्थान का रहने वाला हूं। मैंने एसएससी सीजीएल 2024 के अंदर में ये एग्ज़ाम पहली अटेम्प्ट के अंदर में क्लियर किया है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, मेरा मीडियम जो रहा है वो रहा है हिंदी मीडियम। तो अगर कोई भी स्टूडेंट ये सोचता है कि वो हिंदी मीडियम से है और उसकी इंग्लिश वीक है, तो उसके लिए ये वीडियो मेनली है। और वो स्टूडेंट जो इंग्लिश मीडियम के है लेकिन फिर भी उन्हें लगता है कि इंग्लिश के अंदर में मुझे सिलेबस नहीं पता है, इंग्लिश के अंदर में टीचर किससे पढ़ूँ ये नहीं पता है, मेरा इंग्लिश फिर भी वीक है इंग्लिश मीडियम के होने के बावजूद, तो भी ये वीडियो उनके लिए है। लेकिन जो स्टूडेंट इंग्लिश मीडियम के हैं और उनका इंग्लिश पहले से भी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, तो उनके लिए ये वीडियो बिल्कुल नहीं है, आप स्किप कर सकते हैं। ये वीडियो मैं खुद बनाने नहीं सोच रहा था, ये वीडियो का डिमांड आया था पिछले वीडियो से, क्योंकि मेरे मैथ्स के अंदर में 90 आउट ऑफ 90 रहे हैं। मैंने मैथ्स के लिए स्ट्रेटजी बताई थी A to Z। वो वीडियो मेरे एक्सपेक्टेशन से 10 गुना ज़्यादा वायरल हो गया। ठीक है, अभी तक उस वीडियो को 70 से 80 हज़ार स्टूडेंट्स ने देख लिया है। ठीक है, तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो ये वीडियो देखने के बाद में वो वीडियो भी देख लीजिएगा। उसके कमेंट्स के अंदर में, मेरे टेलीग्राम ग्रुप के अंदर में, व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर में बहुत ज़्यादा मैसेज आए थे कि सर मुझे इनका भी बताइए, क्योंकि मैं मैथ्स भी पढ़ाता हूँ। तो मेरे कमेंट्स हर लेक्चर के अंदर में यही आया था कि इंग्लिश का भी मुझे बताइए कि कैसे करना है। देखिए, मुझे हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स का स्ट्रगल एक एक चीज़ पता है। पिछले वीडियो में बहुत ज़्यादा वो 52 मिनट का बन गया था, लेकिन मेरा यही टेंशन था कि वो वीडियो इतना लंबा है, तो कोई देखेगा कि नहीं देखेगा। लेकिन कमेंट्स में क्या आया था कि सर आप वीडियो कितना ही लंबा बनाओ, लेकिन जेन्युइन इंफॉर्मेशन अगर आप दे रहे हो तो हम लोग देखेंगे ही देखेंगे। और उन्होंने बोला कि इंग्लिश को भी आप इन डेप्थ तोड़ तोड़ के ही बताना, जैसे मैथ्स को तोड़ तोड़ के बताया। तो आपका ये वीडियो भी जो रहने वाला है ना, वो मैं पूरा रिसर्च करके आया हूँ और एक एक चीज़ लिख के भी लेके आया हूँ कि कोई चीज़ आपके लिए छूट न जाए। ठीक है, इतना डेप्थ में रहेगा। अगर आपके अंदर पेशेंस है, अगर आपको, ये हो सकता है कि 40 मिनट 50 मिनट का वीडियो बन जाए, मुझे नहीं पता कितना लंबा बनेगा, लेकिन अगर इतना पेशेंस है आपके अंदर में कि आप 50 मिनट दे सको मुझे, तो आपको इंग्लिश के अंदर में वापस से कभी भी एक भी वीडियो वापस नहीं देखना पड़ेगा। लेकिन एक बात मैं दिल से बहुत ज़्यादा फील करता हूँ हिंदी मीडियम वालों के लिए, क्योंकि मैं खुद हिंदी मीडियम से हूँ, तो मुझे उनका दर्द पता है। उन्हें इंग्लिश के अंदर में क्या क्या सामना करना पड़ता है, उनको लेक्चर समझ नहीं आते, कभी कभी हिंदी समझ नहीं आती, बहुत कुछ दिक्कत रहता है। ठीक है, तो आप हिंदी मीडियम के हैं तो 100% देखना ही है। इंग्लिश मीडियम में भी अगर आपका वीक है इंग्लिश, तो आपको देखना ही देखना है। और इंग्लिश मीडियम के और टॉप हो तो आप छोड़ दो वीडियो को। ठीक है, तो अब मैं स्टार्ट करता हूँ एक एक चीज़ लेके। और एक इंपॉर्टेंट चीज़, पिछला लेक्चर अगर आपने नहीं देखा है जो मैंने स्ट्रेटजी का बनाया था मैथ्स के लिए, तो वो ज़रूर देख लेना। वो तो अल्टीमेट वीडियो है और बेस्ट वीडियो है जो आपको यूट्यूब के ऊपर में मिलेगा। ठीक है, वो ज़रूर देख लेना। चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो में हम लोग क्या क्या बताने वाला हूँ मैं, वो चीज़ देख लीजिए। मैंने पहले तो ये बता देता हूँ कि मैं इतना 203-4 पेज का रिसर्च भी करके लेके आया हूँ। तो आप ये मानिए कि मैं एक एक चीज़ सब कुछ लेके आया हूँ। ठीक है, मैं जिससे पढ़ा हूँ वो भी, और मुझे आपको क्या क्या रिसोर्सेज फॉलो करने हैं, सिलेबस क्या रहेगा, रिवीजन, मॉक टेस्ट, अगर प्रैक्टिस आपका हिंदी मीडियम का हो तो इंग्लिश से हिंदी आपका कैसे, हिंदी से इंग्लिश आपको कैसे जानना है, इंग्लिश से हिंदी कैसे जानना है, आपका रीडिंग स्किल कैसे बढ़ाना है, एक एक चीज़ इंग्लिश में जो हो सकता है, जो प्री और मेंस के लिए रिक्वायर्ड है, वो सब कुछ चीज़ें बताऊँगा। और जैसे मैंने मैथ्स वाले वीडियो के अंदर में बताया था कि लास्ट में मैंने क्या बताया था, इतना लंबा वीडियो रहा लेकिन फिर भी सबने देखा। क्यों देखा? क्योंकि लास्ट के मैंने ये भी बताया था कि एक एक चैप्टर का नाम ले लेके मैंने बताया था कि इसके अंदर में ये इंपॉर्टेंट है, इसके अंदर में ये इंपॉर्टेंट है, आप वही करो, सबसे पहले वही करो। तो वैसे मैं इसमें भी तोड़ के बताने वाला हूँ कि भाई इसमें चैप्टर कौन कौन से है, आपको एक एक चीज़ पता चलेगा कि भाई इसमें पढ़ूँ क्या। ठीक है, एग्जाम में आता क्या है, क्योंकि किसी किसी को तो एकदम बिगिनर है, उनको पता ही नहीं है। तो मैं इतना बिगिनर लेवल से लेके चलूंगा कि आपको मैं एज्यूम करूंगा कि आपको कुछ नहीं पता, आपको सिलेबस भी नहीं पता है, आपको यही नहीं पता है कि एग्जाम की डिमांड क्या है। तो मैं एक एक चीज़ बताऊंगा, बस पेशेंस रखना। ठीक है, पेशेंस रखना, वीडियो स्किप मत करना, क्योंकि आप ये मान लो, एक कमेंट में यहाँ पे लगा भी दूंगा जो मेरा पिछले वीडियो में पिन भी है, कि अगर कोई स्टूडेंट 1 घंटे का वीडियो भी देखने का पेशेंस नहीं रख सकता है तो फिर गाइडेंस की उम्मीद ही क्यों कर रहे हैं। ठीक है, तो आप एक वीडियो को देख लीजिए। मेरे 135 में से 135 नहीं आए हैं, तो अगर किसी को लगता है कि भाई आपके बहुत अच्छे नंबर आ ही रहे हैं तो छोड़ दो वीडियो को। लेकिन किसी को लगता है कि यार मेरी इंग्लिश वीक है, बस उन्हीं के लिए ये वीडियो है। ठीक है, तो कमेंट्स में ये मत लिखना कि भाई तेरे खुद के तो 135 नहीं आए हैं। नहीं आए हैं मेरे 135, मेरे 119 नंबर आए हैं, लेकिन मैंने पहले ही अटेम्प्ट के अंदर में 3-4 महीने में ये लेके आ गया और हिंदी मीडियम से, तो दैट इज़ मोर देन इनफ। ठीक है, मेरे एक्सपेक्टेशन जितना मेरा आ गया। 45 में से मेंस में मेरे 41 सवाल सही थे, 41, 4 सवाल गलत थे, जिसमें से आपको भी पता है कि 1-2 सवाल तो वैसे ही हो ही जाते हैं, कभी कभी स्पेलिंग का जो एरर रहता है वो हो जाता है, तो इस कारण से 1-2 हो जाता है। कभी कभी ऑप्शन बहुत क्लोज होते हैं, तो इसका दिक्कत के कारण तो 3-4 सवाल मेरे गलत हो गए थे। 45 में से 41, और प्री के अंदर में मेरे एक ही सवाल गलत हुआ था और एक मैंने छोड़ा था। 25 में से 23 सवाल मेरे सही थे, एक गलत और एक छोड़ा।
तो आप ये मान के चलो कि मैं आपको जो बताऊंगा ना, तो वो आप ये समझ लो कि वो आपका भाई बन के कैसे बताता है, मैं एक एक चीज़ वो बता दूंगा और इतना डिटेल में बता दूंगा। ठीक है, अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। थोड़ा इंट्रोडक्शन लंबा हो गया, लेकिन आपने सुन लिया, वही बड़ी बात है। चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपका ये चीज़ बता दूँ कि सबसे बड़ा जो सबसे ईजी चीज़ है, सबसे ईजी चीज़ अगर आप मानेंगे ना, अगर चारों सब्जेक्ट में से, वो है रीजनिंग और ये इंग्लिश। ठीक है, रीजनिंग और इंग्लिश, इसमें मार्क्स बढ़ाना बहुत आसान है। रीजनिंग को आप छोड़ दो, वो तो इससे भी ईजी है, लेकिन इंग्लिश में मार्क्स बढ़ाना गणित और जीके के कंपेयर करोगे तो इसमें बहुत ईजी है। तो आप इससे पहले, सबसे पहले अगर हिंदी मीडियम के हो तो आप इस एक काम करो, अपने दिल को आज ही एक लाइन बोल दो कि मैं इससे डरूंगा नहीं। ठीक है, बस आपको सब आता है, ये लाइन पहले बोल दो, आपका कॉन्फिडेंस हाई हो गया, हो गया हाई। अब आपको क्या करना है, मैं डरूंगा नहीं, मुझे सब आता है, ये पहला लाइन है। दूसरी चीज़ कि आपका जो है ना हाईएस्ट जो वेटेज रहने वाला है वो इंग्लिश का ही रहने वाला है, तो आपको छोड़ना नहीं है। हाईएस्ट वेटेज 135 नंबर का आने वाला है मेंस के अंदर में, और 50 नंबर तो आपका प्री में आपको पता ही है। 135 मतलब 45 सवाल, 45 सवाल आने वाले हैं, इंग्लिश आपको करना ही करना है। और 135 में से आपको लाने कितने हैं, मिनिमम 115 नंबर के आसपास आपके आने ही चाहिए। तो इससे ज़्यादा आप कट करोगे ना तो आपको अच्छा पोस्ट भी नहीं मिलेगा, और अच्छा पोस्ट छोड़ो सिलेक्शन भी नहीं होगा। ठीक है, तो 115 नंबर मिनिमम है, तो इसका मतलब आपके पास में सिर्फ आपको 5 से 6 सवाल आप गलत कर सकते हो, उससे ज़्यादा आप गलत करते या बाहर हो। ठीक है, तो ये रेंज है आपकी, 115 से ऊपर तो मिनिमम है कि आपको लाना ही लाना है। तो ये दूसरी चीज़ होगी। उसके बाद में सबसे ज़्यादा अगर सिली होता है तो इसी के अंदर होता है, जो सिली मिस्टेक होती है ना आपको, आप इंग्लिश में क्या होता है, हमेशा हमारा चांसेस होता है कि हम 100%, मैं एक एक चीज़ बताऊँगा, डिटेल में बता रहा हूँ, तो आपको अगर आपको लगता है तो 1.5 या 2 की स्पीड से कर लो। ठीक है, लेकिन वीडियो स्किप मत करना, आपको आगे आगे बढ़ा के नहीं देखना है, नहीं तो सब वेस्ट है। आप कॉपी पेन लो और सब कुछ लिख दो। ठीक है, और दूसरी चीज़ सबसे ज़्यादा सिली इसी के अंदर में होता है। सिली में क्या आपका होता है कि आप क्या करोगे कि हर सवाल अटेम्प्ट करने का चाहोगे, सिर्फ आप उसमें डरोगे कि आपको लगेगा कि अरे यार ये तो मुझको बिल्कुल ही नहीं आता है, वो कैब ये सुना भी नहीं है, सब हार्ड ही हार्ड जा रहा है, वही एक डरते हैं। बाकी आपको क्या होता है कि 45 में से 45 अटेम्प्ट कर लेते हैं। तो ठीक है, तो यहाँ पे सिली के भी चांस रहते हैं, दो तीन सवाल आपके होते ही होते हैं सिली। तो एक तो सबसे ज़्यादा सिली होता है। अब मैं सबसे पहले बात करता हूँ सिलेबस के ऊपर में कि इसमें आता क्या क्या है। इंग्लिश के अंदर में मेनली 3 चीज़ आती है। 3 चीज़ क्या, एक आता है वोकैब, एक आता है कंप्रहेंशन, और एक आपका आता है ग्रामर। ठीक है, वोकैब, कंप्रहेंशन और ग्रामर। अब मैं एक एक डिटेल के अंदर में बता देता हूँ कि सबसे पहले मैं टीचर्स के नाम ले लेता हूँ, जिससे कि आपको टीचर्स का एक नाम का पता चल जाएगा भाई दुनिया में टीचर कौन कौन है, आपके यूट्यूब के ऊपर में कौन कौन फेमस टीचर है, आपको इनमें से कुछ को आप फॉलो कर सकते हो। देखो मैं नाम बताता हूँ। पहले एक नीतू मैम है, एक रानी मैम है, निमिषा बंसल मैम है, ये 3-4 मैम है। अगर कोई नाम मिस हो जाए तो आप ये मान के चलना, अगर आपका फेवरेट भी हो तो वो भी अच्छे हैं। ठीक है, और उसके बाद में एक वशिष्ठ सर करके है, मैंने उन लोगों से नहीं पढ़ा है, तो वो वशिष्ठ सर है, और 1-2 और नाम है, तो मैं आगे अगर याद आएगा तो मैं वो भी बता दूंगा आपको। ठीक है, तो मेरे टेलीग्राम ग्रुप अगर जब ज्वाइन कर लोगे तो मैंने पिन करके रखा है सारे सब्जेक्ट के सारे टीचर, तो आपको वो सब सर है। तो अब इनमें से इंग्लिश के अंदर में अगर आपको मार्क्स लेके आना है तो सबसे पहला आपको क्या काम करना है, सबसे पहले आपको काम करना है कि आपको 2 से 3 बुक जो मैं बताऊंगा बस वही खरीद लो। उसके अलावा आपके रिसोर्सेज जो है वो कम से कम होने चाहिए। अगर आप उसके अलावा कोई बुक लिए हो वो भी अच्छा है, लेकिन रिसोर्सेज में आपको इंग्लिश में ज़्यादा कुछ चाहिए ही नहीं, आपको सिर्फ 2 से 3 बुक चाहिए, उसके अलावा कुछ नहीं चाहिए। आपको 10-15 जो मैथ्स में खरीद के बैठते हो वो नहीं चाहिए। यहाँ पे आपको सिर्फ और सिर्फ रिसोर्सेज के अंदर में 2 से 3 बुक चाहिए। कौन कौन सी, वो मैं सबसे पहले बता देता हूँ। एक ये बुक है नीतू मैम की वॉल्यूम 1, जो कि सब लोगों के पास होती है, आपके पास भी होनी चाहिए। वॉल्यूम 1 है, वॉल्यूम 2 की जरूरत नहीं है, वॉल्यूम 1। तो नीतू मैम की वॉल्यूम 1 ले लेना। एक तो ये है, ये तो लेनी ही है, सब लोग लेके रखते ही है, तो आपको ले लेनी है, ये तो पक्का ही है। उसके बाद ये आती है, ये कहते हैं ब्लैक बुक, ये ब्लैक बुक ले लेनी है। ठीक है, ये है वोकैब के लिए, वो जो वॉल्यूम 1 थी वो थी ग्रामर के लिए, नीतू मैम वाली। ठीक है, तो ये दूसरी होगी ब्लैक बुक। पढ़ना कैसे है एक एक चीज़ बताने वाला हूँ। ब्लैक बुक और एक वोकैब की, वैसे समुद्र मंथन भी आती है रानी मैम की, लेकिन अब आपको जो है वो बढ़िया है, जो भी आपके पास, अगर ये है तो ये बढ़िया, वो है तो वो बढ़िया, लेकिन सिर्फ एक बुक होनी चाहिए, सिर्फ एक, ना कि कोई दूसरा। मार्केट में बहुत है, जो पसंद आए वो ले लो। मेरे हिसाब से ब्लैक बुक अच्छी है, समुद्र मंथन भी अच्छी है। एक बुक लो, बाकी कोई नहीं लेना है। ठीक है, एक ही बुक लेनी है। ग्रामर के लिए तो नीतू मैम की लेनी ही लेनी है। उसके बाद में प्रैक्टिस के लिए पिनेकल की भी आती है, और नहीं तो अपना किरण है ही, तो किरण के लिए भी आती है। ठीक है, तो किरण की ये बुक बहुत मोटी है, लगने में लग सकती है, लेकिन इतना दिक्कत की बात नहीं है, ये हो जाएगी कंप्लीट। ठीक है, उसके बाद में एक आपको और चीज़ करनी है। 3 तो ये बुक लेनी है, ग्रामर हो गया, कॉम्प्रहेंशन भी हो जाएगा, इसमें PYQs भी हो जाएगा, इससे वोकैब भी हो जाएगा, सब हो जाएगा।
एक आपको रखनी है ऐसी नोटबुक, ठीक है, बस ये 4 चीज़ रखना, बाकी कुछ मत रखना, और एक रखना पेन, ठीक है, बाकी कुछ नहीं रखना है। अब आपको क्या करना है, सबसे पहले लेके चलते हैं वोकैब। वोकैब प्री के अंदर में सबसे बड़ा जो वैल्यूएबल चीज़ है वो है वोकैब, और मेंस के अंदर में अगर सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है कंप्रेंशन, ठीक है। तो वह वोकैब 13-14 नंबर की प्री के अंदर में आ जाती है, मतलब 13-14 सवाल आ जाते हैं प्री के अंदर में, और 13-14 सवाल मतलब लगभग 25-30 नंबर की वोकैब के आसपास की चीज़ें आ जाती है, टॉपिक्स आ जाते हैं। और कंप्रेंशन के अंदर में 5-6 सवाल आ जाते हैं, उसके 5-6 सवाल, 5 सवाल आते हैं क्लूज टेस्ट के। लेकिन मेंस के अंदर में यही चीज़ें बहुत ज़्यादा हो जाती है, 3-4 पैसेज आ जाते हैं, ठीक है, क्लूज टेस्ट भी आ जाता है, 1-2 बड़े बड़े पैसेज भी आ जाते हैं, बहुत कुछ आ जाता है। तो कंप्रेंशन पे PQRS आ जाते हैं, तो वैसे करके बहुत कुछ आ जाता है। अब मैं थोड़ा डिवाइड करता हूँ वोकैब में होता क्या क्या है, ठीक है। वोकैब के अंदर में देखो, सबसे पहले 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन, इडियम एंड फ्रेजेस। इडियम मतलब मुहावरे होते हैं, तो मुहावरे वगैरह, कहावतें वगैरह जो होती है वो आपका ये हो गया, इडियम्स एंड फ्रेजेस हो गया। उसके बाद वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन हो गया, उसके बाद एंटोनिम्स हो गया, उसके बाद सिनोनिम्स हो गया, उसके बाद में आपका हो गया स्पेलिंग्स वगैरह होगी, जो एरर आते हैं स्पेलिंग के, कि कोई गलत स्पेलिंग लिख दी, सही करना है। उसके बाद फिल इन द ब्लैंक्स हो गया, तो ये आपके वोकैब के अंदर में हो गया। उसके बाद आता है ग्रामर। ग्रामर के अंदर में, तो इसके अंदर में जो शुरू के 15-20 चैप्टर है ना, वो मान लो कि ये सारे ग्रामर ही है, ठीक है। तो वो सारे आपका चैप्टर, नाउन हो गया है, वर्ब, एडवर्ब हो गया, आपका सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट हो गया, ये सब ग्रामर ही है। मेनली आपको सवाल ऐसे नहीं आता कि सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट आएगा, नहीं आएगा। वो आएगा क्या आएगा एरर डिटेक्शन। एरर आपको फाइंड करना है, सारे चैप्टर मिला के आते हैं, एरर आपको फाइंड करना। तो एरर डिटेक्शन हो गया। उसके बाद में आपका सेंटेंस इंप्रूवमेंट आ गया, वॉइस और नरेशन, जो आपका पैसिव वॉइस, एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस आ गया, आपका इनडायरेक्ट स्पीच, डायरेक्ट स्पीच हो गया, ये आता है। उसके बाद तीसरा आपका आता है कंप्रेंशन। देखो मैं बहुत डिटेल में बताऊंगा, इतना तोड़ूंगा ना चीज़ों को, तो सबसे इन डेप्थ रहेगा। वीडियो लंबा है, टेंशन अगर आपको हो रही है तो छोड़ दो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। आप पिछला वीडियो अगर मैथ्स का देखेंगे ना, उसके कमेंट जाके देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि मैं कितना डिटेल में, क्योंकि वीडियो एक ही बनाऊंगा, वापस नहीं बनाऊंगा वीडियो, ठीक है। ऐसा नहीं कि बस व्यूज़ लेने हैं, वो नहीं है, आपको देखना ही देखना है, आपके हेल्प करने के लिए है। क्योंकि मैं मैथ्स का टीचर हूँ, मैं इंग्लिश में टीचिंग नहीं करता हूँ, तो मैं इंग्लिश में आपके लिए लेके आया हूँ बहुत डिमांड के ऊपर में, और रिसर्च करके लेके आया हूँ, तो आप समझना। उसके बाद कंप्रेंशन आता है। कंप्रेंशन के अंदर में देखो, पैराजंबल हो गया आपका, पैसेज हो गया, क्लोज टेस्ट हो गया। क्लोज टेस्ट मतलब आता है खाली जगह जो होती है ना, 3-4-5 ब्लैंक हो गया, तो उसको क्लोज टेस्ट बोलते हैं। पैसेज तो आपको पता ही है, पैसेज होगा लंबा सा, उसमें 5 सवाल होंगे, वो मेंस में आता है, ठीक है। और उसके बाद आता है पैराजंबल। पैराजंबल मतलब होता है 4 सेंटेंस दिए रहेंगे, PQRS, आपको सीक्वेंस जमानी है कि पहले कौन सा आएगा, बाद में कौन सा आएगा। इसके भी ट्रिक्स वगैरह होते हैं, तो वो आपको देखना है। PQRS हो गया, ये आपका हो गया सिलेबस चीज़ें, ये आपका सिलेबस हो गया कि ये चीज़ें आपको 3 चीज़ें आती है, तीनों आपको करना है। अब चलते हैं हम लोग ग्रामर। ग्रामर किससे करना है, ये नीतू मैम के वॉल्यूम 1 से करना है। अब वॉल्यूम 1 को पढ़ना कैसे है वो बता देता हूँ, ठीक है। आपको इंग्लिश के अंदर में पहले मैं बताता हूँ वोकैब। सबसे पहले वोकैब चलते हैं लेके, वोकैब को आपको कैसे ख़त्म करना है। वोकैब के लिए एक तो ये जो ब्लैक बुक है ना, ये तो है ही, लेकिन ब्लैक बुक अगर आप ऐसे पढ़ने लगोगे ना, खोला और पढ़ना स्टार्ट कर दिया, तो ये तो डिक्शनरी जैसी है, इतनी मोटी है, ऐसे नहीं पढ़ना है। हिंदी मीडियम वालों को सबसे ज़्यादा दिक्कत क्या रहता है, वो पढ़ने लगेंगे ना, उनको ये लगता है कि अरे यार 1000-15,000 को स्पेलिंग याद थोड़ी होती है? ऐसा नहीं है। यहाँ पे 15,000 नहीं करनी है, आपको 1000 ही करनी है, ठीक है। आपको 1000 स्पेलिंग याद करनी है, और स्पेलिंग भी याद नहीं करनी है। ऐसा नहीं करना है कि आपको कुछ लिखा है डिलीजेंट तो आपको याद करना है DILI, ये स्पेलिंग GENT, ऐसा नहीं करना है। मैं वैसे ही कर रहा था जब एकदम स्टार्ट किया था ना, ये 2-3-4 मतलब ये पिछले बार जो इसमें तैयारियाँ स्टार्ट किया था SSC में, तो मैं सोच रहा था कि स्पेलिंग्स वगैरह करना है। स्पेलिंग नहीं करना है यहाँ पे बस ये रखना है डिलीजेंट। बस आपको डिलीजेंट की स्पेलिंग क्या है उसको इतना लेना देना नहीं है, क्योंकि स्पेलिंग एरर एक सवाल आएगा, और अगर आप स्पेलिंग्स याद करने बैठोगे ना तो फिर तो हज़ारों स्पेलिंग है, समझ गए ना। तो ये नहीं करना है। तो आप, और जो एरर आता है ना कभी कभी, वो भी ईजी आ जाता है। तो सबसे पहले आपको काम करना है वोकैब पढ़नी है। पढ़ना क्या है, सिर्फ डिलीजेंट हो गया, एक्विजेशन हो गया, बस लिखना है। एक्विजेशन की स्पेलिंग्स पहले गौर नहीं करनी है, सिर्फ पढ़ो। दूसरी चीज़, मेरे को ये लगता था कि मुझे याद करनी है कि डिलीजेंट DILIGE, जैसे APPLE एप्पल एंड सेव, तो ऐसा नहीं करना है। DILIGENT डिलीजेंट ने मेहनती, ऐसे नहीं करना है। आपको बस देखो डिलीजेंट, मेहनती और मेहनती, ऐसे बस बार बार पढ़ते रहो, याद नहीं करना है, रटने नहीं बैठना है। आपको सबसे पहले क्या करना है, एक बार इसमें से 1000 जो आपके अलग अलग है, जैसे OWS हो गया आपका, 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन, सिनोनिम, एंटोनिम, वो सब पढ़ते जाना है, पढ़ते जाओ। एक बार आप पढ़ लो, आप जब 5 से 6 बार इस चीज़ को पढ़ लोगे, सब याद हो जाएगा। ऑप्शन देखोगे आपको उत्तर याद आने लगेगा। दूसरी चीज़ ये है, आपको ऑप्शन देखोगे उत्तर याद आने लगेगा। आपका बस एक कंडीशन है, 5 से 6 बार ये खत्म हो जानी चाहिए।
5 से 6 बार अगर ये खत्म हो जाएगी, पूरी बुक भी नहीं करनी है, ये आपको मोटी जो दिख रही है ना, ये मोटी नहीं करनी है, सिर्फ 4 जो टॉपिक है 4 टॉपिक करने हैं, बाकी बाद में सब रिपीट होते रहते हैं इसमें भी, ठीक है। कुछ नहीं करना है आपको, सिर्फ इसमें से आधी जो शुरू की आधी है ना, आप इसमें भी देखोगे ना तो आपको ये पता चलेगा कि ये देखो आधी तक है ना मेरे, ये देखो आधी तक ये लग रहा है कि ये पढ़ी है मैंने, आधी आपको लग रहा होगा नहीं पढ़ी है मैंने, तो ये आपको नहीं पढ़नी है पीछे वाली, आपको सिर्फ आगे वाली पढ़नी है, ये आधी देखो बड़ी हुई दिख रही होगी ना, ये बड़ी हुई पढ़नी है, ठीक है। क्यों पढ़नी है? क्योंकि बाद में सब रिपीट है, जरूरत नहीं है आपको, सब समझ आ जाएगा तैयारी करने बैठोगे तो, ठीक है। चलो ये हो गया। उसके बाद में आपको पढ़ना कैसे है ये समझना, पेन चलाना है, पढ़ना कहाँ से है इसको, खुद पढ़ने लगोगे नहीं पढ़ पाओगे, डिक्शनरी लगने लगेगी, ट्रिक से याद होती है, वोकैब होती है ट्रिक से याद, ट्रिक मतलब होता है निमोनिक्स से याद होती है। निमोनिक्स क्या होता है? जैसे डिलीजेंट, मैं एक इसी एग्जाम्पल को लेके चलता हूँ। डिलीजेंट को लोग याद करते हैं कि दिल्ली के जेंट्स क्या होते हैं, मेहनती होते हैं, ऐसे डिलीजेंट दिल्ली के जेंट क्या होते हैं, मेहनती होते हैं। तो ये रट लिया लाइन, बार जब भी आएगा याद ना, डिलीजेंट मेहनती पता नहीं चल रहा है ना, तो आपको उनको याद आएगा दिल्ली के जेंट, फिर उनको लाइन आ जाएगा मेहनती होते हैं, ठीक है। गाना कैसे याद होता है, जैसे हो जाता है, उसको बोलते हैं निमोनिक्स। जैसे होता है एक होता है एम्प्यूटी, मेरी टांग टूटी, मतलब कि आपका विकलांग टाइप का हो गया, ठीक है, विकृत व्यक्ति जो भी विकलांग होता है, तो एम्प्यूटी मेरी टांग टूटी, ये जो डायलॉग्स होते हैं ना, ये डायलॉग्स एकोलेड करके होता है, एक औलाद को सम्मान दे दिया, तो ऐसे टाइप का कुछ सम्मान देना होता है। तो ये जो लाइन्स है ना, ये जो ट्रिक्स है, तो ये उसको बोलते हैं निमोनिक्स। और निमोनिक्स आपको कहाँ से करने हैं, एक वेबसाइट है निमोनिक्स.com करके कुछ है, तो एक तो वहाँ से मिल जाएगी, लेकिन वहाँ भी आपको नहीं जाना है, ये सब चीज़ नहीं है। मैं सबसे बड़ा फैन जिसका हूँ वोकैब के अंदर में, मैंने जिससे की है वो है देसी पढ़ाकू यूट्यूब चैनल। यहाँ पे मैं थंबनेल लगा दूंगा उसका, मतलब उसका चैनल का लगा दूंगा, देसी पढ़ाकू आप सर्च करना। आप अगर किसी भी मैम से कर रहे हैं, किसी भी सर से कर रहे हैं, मैंने उस अगर आपको चाहिए, आप देसी आदमी हो, अगर आप देसी आदमी हो, देसी आदमी का मतलब अगर आपको हिंदी ही समझ आती है, आपको चाहिए कि डायलॉग से ही समझ आता है सब चीज़ें, तो आप देसी पढ़ाकू चैनल आपको बेस्ट लगेगा। इवन मेरे फ्रेंड्स जिन्होंने बहुत सारे मैम वगैरह किसी सर वगैरह से किए थे ना, उनसे तो भी वो याद नहीं होती थी, लेकिन जैसे ही देसी पढ़ाकू चैनल का वीडियो देखा ना, उनको लगा कि वाह यार मज़ा आ गया। तो आपको मज़ा वो वाला जो चीज़ चाहिए ना, वो आप बस देसी पढ़ाकू पे आपको मिलेगा, आपको सब याद हो जाएगा। उन्होंने पूरी ब्लैक बुक खत्म करवा रखी है, वो अपना चेहरा नहीं दिखाया हुआ है, सिर्फ स्लाइड्स आती हैं, और डायलॉग एक स्पेलिंग के अंदर में उन्होंने अपना खुद का बनाया हुआ है। जैसे ये सब मैं जो बोल रहा था ना ट्रिक्स, तो वैसे बनाया हुआ है, आपको मज़ा आ जाएगा, आपको मज़ा आ जाएगा। उनको देखो क्या करना है आपको, जैसे लगाना है कि OWS 1500 है, इसमें लगभग 1 वर्ड सब्सटीट्यूशन कितने हैं, 1500। OWS मतलब 1 वर्ड सब्सटीट्यूशन, वो कितने हैं, 1500 है। तो 1500 के आसपास है, तो आपको क्या वो है ना, वो पूरा का पूरा उन्होंने करवा रखा है। एक स्पेलिंग आएगी और उसके बाद उसका ट्रिक्स आएगा, एक स्पेलिंग वो बताएगा, कितना मज़ा आ जाएगा उसको देख के। रोजाना के आपको 50-100 कर लेनी है, हो जाएगा आपका, ठीक है। 50 अगर आप करोगे ना तो आपका हो जाएगा। उसके बाद में आपको क्या करना है, सिर्फ देखते नहीं रहना है, लिखना है। इसमें कैसे लिखना है, आप मेरी बुक देखना, आपको लगेगा कि भाई इसने क्या कर लिया, ठीक है। अगर आप देखोगे ना, देखो जहाँ भी खोलोगे ना, एक मेरी चीज़ लिखी हुई है। अगर आपको ये देखोगे, ये मेरी चीज़ें देखो, एक स्पेलिंग के नीचे उनके डायलॉग्स लिखे हुए हैं। मैं जहाँ खोलूँगा ना आपको ऐसा ही दिखेगा, ठीक है, इधर देखो, ठीक है। ये सब मैं आगे बताऊँगा इसमें और क्या क्या है, तो क्या मैं स्क्रीनशॉट भी लगा दूंगा यहाँ पे। तो मैंने एक डायलॉग लिखा हुआ है, क्यों, पहली बार में मेरे को मेहनत लग रही है, लेकिन दूसरी बार से मैं ऐसे कर रहा हूँ उन चीज़ों को, ऐसे, ठीक है, ठीक है। तो आपको ऐसे ही करना है, एक बार में लिख देना है, जैसा आपको लग रहा है, जैसा आपको अच्छा लगे लिख लो, टाइम लगेगा। और इसकी टेंशन मत लेना कि ये खराब हो गई, खराब कुछ नहीं है, बेचना नहीं है। तो हमें क्या करना है, लिखना है। पेन से लिखो चाहे पेंसिल से लिखो, जिससे लिखना है लिख लो। पेन से लिखोगे तो और अच्छा है, पेंसिल से मत सोचना, पेंसिल से क्योंकि थोड़ा दिनों में मिट जाता है, थोड़ा दिन मतलब 5-6-7 महीने में बार बार करोगे ना तो एकदम धुंधला पड़ने लगेगा। मैंने पेंसिल से लिख दिया था, बाद में मैं पेन से भी लिखने लगा, ठीक है। तो आप पेंसिल जिससे मन करे लिख देना। उसके बाद में क्या करना, पढ़ते रहो। दूसरे ट्रिक रिवीजन का बताता हूँ, वोकैब की रिवीजन कैसे करनी है। और एक और चीज़ जो मेरे को बीच में याद आई, आपको 1500 वाले पहले नहीं करना है, इसमें एक और डिवीजन है। सबसे पहले 200 सब में से जो बहुत ज़्यादा पूछे गए हो ना एसएससी के अंदर में, रिपीट करती है एसएससी, आपको पता ही है। तो जो रिपीट वाला जो चीज़ें हैं ना, वो जो सबसे पहले रिपीट वाली चीज़ें हैं वो आपको करनी है, ठीक है। रिपीट वाली चीज़ें जो 200 सब चैप्टर के लास्ट में दे रखे, पहले वही करो, वो रट लो पूरा। उसके बाद में स्टार्ट करो यहाँ से। सीक्वेंस क्या करनी है, सीक्वेंस सबसे पहले आपको करना है 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन, ठीक है। उसके बाद में आप करो तो ईडियम्स फ्रेजेस साथ में कर सकते हो। सबसे पहले 1 वर्ड ही करना है, ध्यान रखना। उसके बाद ईडियम्स करना, उसके बाद सिनोनिम एंटोनिम कर लेना, ठीक है। ये आपकी 4 चीज़ें हो गई। एक और चीज़ आती है, उसको बोलते हैं फ्रेजल वर्ब।
बहुत हार्ड होती है। हार्ड मतलब क्या होता है, फ्रेजल वर्ब में क्या होता है कि पढ़ के आपको समझ ही नहीं आता है कि वो क्या है, क्योंकि फ्रेजल वर्ब में क्या होता है, दो अलग अलग वर्ड जुड़ के बनते हैं। जैसे आपका ब्रेक डाउन हो गया, ब्रेक मतलब तोड़ना हो गया, डाउन मतलब नीचे हो गया, लेकिन ब्रेक डाउन तो मतलब ये अलग होता है, ब्रेक डाउन, ठीक है। तो अब इसका तीसरा मतलब निकलता है, तो उसको बोलते हैं फ्रेजल वर्ब। तो फ्रेजल वर्ब भी आपको इस बुक में मिल जाएगी, और इसको भी देसी पढ़ाकू में खत्म करवा रखा है ट्रिक से। इसमें 300 ब्रेक फ्रेजल वर्ब है, बस वही करो और दिन के 15-20 कर दिया करो, उससे ज़्यादा फ्रेजल वर्ब आपके दिमाग से ऊपर निकलने लग जाएगी, ठीक है। फ्रेजल वर्ब एक ऐसा टॉपिक है जिसको लास्ट में करना है, पहले यही सब करना है। टाइम बचे तो फ्रेजल वर्ब करना, नहीं बचे तो नहीं करना, ठीक है। तो आपको यही करना है सबसे पहले। और दूसरी चीज़, रिवीजन वोकैब का कैसे करना है। वोकैब का रिवीजन करने के लिए आपको पहली बात तो पूरी पढ़ के जाना है, पूरे पढ़ते जाओ। दूसरे बार के अंदर में क्या करो, अब देखो कि दूसरे बार में आपको क्या याद नहीं हुआ, उसमें अंडरलाइन करते जाओ, पेंसिल से अंडरलाइन करते जाओ, ठीक है। फिर दूसरी बार में क्या करो, बस वही पढ़ो अंडरलाइन वाले। तीसरी बार में क्या करो, एक बार पूरी वापस पढ़ लो, आपको अब लगेगा कि हाँ यार रिवाइज तो हो रहा है, सब कुछ हो रहा है, और अंडरलाइन वालों को ज़्यादा महत्वपूर्ण रखो उसको। तीसरी चौथी बार जब कर लो ना, फिर पेन उठाओ, पेन से क्या करो, अब ऐसी बहुत सारी स्पेलिंग्स होगी, 500 स्पेलिंग में से आपको 100 ऐसी स्पेलिंग मिल जाएगी जो आपको याद ही नहीं है, जिसका अर्थ आपको आता ही नहीं है, ढक ढक के ऐसे पढ़ा करो, ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है, ये क्या। अब क्या करो, जो जो अब चौथी पांचवी बार में भी याद नहीं है ना, उनके ऊपर पेन से गोला लगा दो, मेरे जैसे आपने गोला लगाया हुआ देखा होगा, नंबर के ऊपर लगा दो या स्पेलिंग के ऊपर। फिर आपको लास्ट के अंदर में बस वही पढ़ना है, आपको वही पढ़ना है। आपका ये सोच लो कि 1500 स्पेलिंग में से 300 स्पेलिंग होगी, लगभग 300-400 जो आपको याद नहीं हुई, वो 300-400 आपको है ना एकदम से आप सोचो कि बस वो तो एक ही दिन में हो जाएगा। तो एक दिन मतलब आपका 3-4 घंटे, मतलब 2-3 घंटे दोगे तो 300-400 हो जाता है, 2-3 घंटे में आपका पूरा OWS 1500 रिवाइज हो गया, ये उपका सा हो जाएगा। हार्ड ही करना है, फिर तो आपको जो याद नहीं है वही करना है। तो मार्किंग सिस्टम क्या करो, सबसे पहले कुछ मार्क मत करो, 1-2 बार जब पढ़ो ना कुछ मार्क मत करो, क्योंकि धीरे धीरे याद होगा ना अभी। फिर पेंसिल से मार्क करो, फिर पेंसिल से करके 1-2 बार पढ़ो, फिर पेन से मार्क करो। पेन से मार्क मतलब पक्का हो गया कि ये मेरे को नहीं आता है, अब उनको पढ़ो, ठीक है। ऐसे हो गया ये चीज़, और मैं इसका स्क्रीनशॉट लगा दूंगा कि मेरा देखो कैसा भरा पड़ा है ये पूरा। अगर आप देखोगे ना तो आपको लगेगा कि अरे यार ये तो क्या मैं सिर्फ निकाल नहीं रहा हूँ, ये देखो सब कुछ सब जगह पे ऐसा ही है, ये देखो, ठीक है। ये मेरा पूरा देखो, एक एक वोकैब देखोगे ना आपको मेहनत दिख जाएगी कि भाई ये देख लिए, ठीक है, ऐसे ही किया हुआ, ठीक है। जहाँ जहाँ पे मेरे को लगा ना वैसे वैसे मैंने कर रखा है, जहाँ पे लगा के छोड़ देना है वो पेज मैंने छोड़ दिया है, तो ऐसे, ठीक है। तो आपको एक एक चीज़ करनी है, मैंने बता दिया सब कुछ। इडियम्स पूरी बना रखी है 1500, सिनोनिम पूरी बना रखी है, एंटोनिम पूरी बना रखी है। देसी पढ़ाकू बहुत अच्छा चैनल है, ठीक है, उनका प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ, मेरे को बहुत पसंद आया, मैं पढ़ा हूँ उनसे। चलो देसी आपका वोकैब हो गया ख़त्म, मैंने वोकैब बहुत डेप्थ में बता दिया, वीडियो स्किप नहीं करना है, इतना ही डेप्थ के अंदर में, अभी तो बहुत आगे जाएगा ये, मेरे को लग रहा है पिछले बार लेक्चर से ज़्यादा नहीं चला जाए। चलो ग्रामर से पहले बताए कंप्रेंशन। एक चीज़ समझ लो, इंग्लिश मीडियम वालों का जो तोड़ होता है ना, मैं हिंदी मीडियम वालों के लिए बता रहा हूँ, इंग्लिश मीडियम वालों के नंबर क्यों ज़्यादा आते हैं, वो पहले ही जब स्टार्ट करते हैं ना, उनको अगर बिना तैयारी के भी एग्ज़ाम दिला दो ना तो भी उनके 50 में से 35 नंबर क्रॉस हो जाएंगे, आपको नहीं होंगे। उसके बाद में अगर मेंस में भी दोगे ना वो 100 क्रॉस तो ऐसे ही आ जाएंगे, 110 से क्रॉस तो उनका हो ही जाएगा। उनको अगर पता भी नहीं है ना, उनको ऐसे ही बैठा दो तो भी आ जाएंगे, ठीक है। 135 में से 100 क्रॉस, उसका कारण क्या है आप ये पकड़ने का ट्राई करो। उसका कारण जो होता है ना, वो कारण क्या है, वो कारण है आपका कि उनकी रीडिंग स्किल बहुत अच्छी है। रीडिंग स्किल क्या होती है, रीडिंग एबिलिटी जो होती है ना, कि उनको क्या होता है, सेंटेंस पढ़ते ही उनको समझ में आने लगता है कि वो क्या बोल रहा है, क्योंकि उनकी तो हिंदी सब्जेक्ट क्या होता है, उसके सोशल साइंस भी है तो इंग्लिश में बुक है, तो उनको रीडिंग स्किल बहुत ज़्यादा है। रीडिंग स्किल का फ़ायदा क्या है, अगर आपको ये लग रहा हो कि मुझे रीडिंग स्किल मतलब पैसेज में काम आएगी, बाकी मेरी कहीं काम नहीं आएगी, नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। देखो मेरी इंग्लिश भी इतनी वीक नहीं थी, ये चीज़ मतलब इतनी वीक नहीं थी इस समय जब प्रिपरेशन कर रहा था। मैंने भी इंजीनियरिंग की है, तो मेरी इंग्लिश 4 साल तक इंग्लिश में ही पूरी मैंने किताबें पढ़ी है, तो मेरी इंग्लिश इंजीनियरिंग में जाने से पहले बहुत ख़राब थी, तो मेरी इंग्लिश इंजीनियरिंग में जाने के बाद सुधरी है बहुत ज़्यादा, ठीक है। तो आप ये मान के चलो कि पढ़ने से सुधरेगी। मेरी स्टोरीज मैं और भी कभी बताऊँगा। ये मान के चलो कि मैं बहुत वीक था, बहुत वीक मतलब 9th क्लास 10th क्लास में मैं ये सोचता था कि अरे यार, मैं डेप्थ में इसलिए बता रहा हूँ, आपको समझना है कि आपका स्तर कहाँ तक है तो भी आप कर लोगे, ठीक है। आपको ये समझ आना चाहिए हिंदी मीडियम वालों को कि आपका स्तर इतना ख़राब है ना तो भी आप कर लोगे। मैं 9th में तो ये सोचता था कि अरे यार मैं ना कुछ भी लिख देता हूँ, ऐसे लिखूँगा CDRUSTYING, तो टीचर को क्या पता कि ये स्पेलिंग होती है कि नहीं होती है, ठीक है। तो मैं ऐसे सोचता था 9th के अंदर में, और मैं ऐसे लिख देता था एग्जाम में, क्योंकि मुझे इंग्लिश बिल्कुल नहीं आती थी, गाँव के अंदर में था। देन फिर मैंने 10th बोर्ड के अंदर में मेरे टीचर थे फेवरेट, तो उनसे मैंने पढ़ा,
टेंस वगैरह पढ़ा, फिर धीरे धीरे वहाँ से इम्प्रूवमेंट आना स्टार्ट हुआ। और 11th-12th छोड़ो, 11th-12th के बाद में इंजीनियरिंग में जब गए ना, तो फर्स्ट ईयर के अंदर में जब खड़े होते थे ना, पूरी इंग्लिश में, टीचर तो पूरा सेंटेंस इंग्लिश में बोलते थे, तो मैं जब खड़ा होता था ना, उससे पहले इंग्लिश का सेंटेंस सोच के खड़ा होता था कि डाउट पूछना है। मेरा डाउट पूछने की आदत बहुत ज़्यादा थी, तो मैं खड़ा भी होता था ना, तो इंग्लिश का सेंटेंस सोच के खड़ा होता था और एकदम खड़ा होकर बोल देता था पूरा, ठीक है, बोल देता था। तो आप ये समझो कि खड़ा होते बोल दिया, फिर मैं ब्लैंक हो गया दिमाग से कि टीचर क्या वापस बता रही हो आंसर, मेरे को उससे फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैं अब तो दुनिया दूसरी में जा चुका था। आप ये समझ लो कि मैं बहुत डरता था, ठीक है। उस समय मैं डरता तो नहीं था, लेकिन कमज़ोर जरूर था इंग्लिश के अंदर में, ठीक है, वीक था। तो फिर उसके बाद तो बहुत इंप्रूवमेंट, अब तो बोल भी लेते हैं, अब तो इंग्लिश के अंदर में बात भी कर लेते हैं, सब कुछ कर लेते हैं अब तो, ठीक है। तो अब तो एक्सपीरियंस हो गया बहुत ज़्यादा, तो 4-5 साल से कंपनीज़ में है, तो ये सब चीज़ें हैं। तो अब चीज़ें सोचो कि यहाँ पे ये चीज़ें सोचो कि अब आपको क्या करना है, रीडिंग स्किल को इम्प्रूव करना है। जब तक आपकी रीडिंग स्किल इम्प्रूव नहीं होगी, तब तक आपका एग्जाम नहीं निकलेगा, ये मान के चलो। रीडिंग स्किल, क्योंकि रीडिंग स्किल पैसेज में काम आएगी, क्लोज टेस्ट में काम आएगी, आपका पैराजंबल में भी काम आएगी, उसके बाद में ये तो कंप्रेहेंशन हो गया, आपका सेंटेंस इंप्रूवमेंट में काम आएगी, एरर डिटेक्शन में काम आएगी। कैसे आएगी? अगर आप ऐसे करते हो ना कि ये एडवर्ब है, ये वर्ब है, वर्ब के बाद में ये होगा, उसके बाद में ये है, मॉडल है। इंग्लिश मीडियम वाले ऐसे नहीं करते हैं। वो कैसे करते हैं, वो सेंटेंस पढ़ते ही उनको ना जबान अटकने लगती है। ये मेरे साथ होता है। अब मेरी इंग्लिश इतनी इंप्रूव हो चुकी है ना कि मैं सब सेंटेंस को पढ़ता हूँ ना, मुझे पता चल जाता है कि यहाँ कुछ तो गड़बड़ है। उन्हें ये नहीं पता है कि क्या गड़बड़ है, उन्हें ये पता है कि यहाँ गड़बड़ है। बहुत डेप्थ की चीज़ बता रहा हूँ, समझ लेना इस बात को गौर से। जैसे कोई सेंटेंस पढ़ा, ठीक है, उनको ये पता लग जाएगा। जैसे मैं अभी आपको एग्जाम्पल देके बताता हूँ, मैंने आपके लिए रिसर्च में ये सब चीज़ें लेके आया हूँ, ठीक है। तो अभी चीज़ समझना, आपको कंप्रेंशन पूरा अच्छे से समझा दूंगा मैं। कंप्रेंशन के अंदर में आप सोचो कि अभी मैं एक स्क्रीन के ऊपर एक सवाल लगा रहा हूँ, दे मेड हर एज द चेयरपर्सन ऑफ देयर बैंक। अब अगर मैं बोलूँ कि इसके अंदर में एरर क्या है, तो अब सोचो, दे मेड हर एज द चेयरपर्सन ऑफ देयर बैंक। अगर आप ये सोचने लगोगे ना, अरे यार मेड ना सेकंड वर्ब है कि नहीं है, बहुत टाइम जाता है। ऐसे नहीं सोचते हैं इंग्लिश मीडियम। मैं इंग्लिश मीडियम वालों को क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि उनको एक्सपीरियंस है। मैं हिंदी मीडियम के लिए खास बोल रहा हूँ। उनका जबान कहाँ अटकता है समझना। दे मेड हर एज द चेयरपर्सन, उनको लगेगा यार एज द चेयरपर्सन, ऐसे कुछ तो गड़बड़ है यार यहाँ पे, ऐसे लगता है। तो उनको लगता है दे मेड हर द चेयरपर्सन ऑफ देयर बैंक, दे मेड हर द चेयरपर्सन ऑफ देयर बैंक। अच्छा, एज यहाँ पे आना ही नहीं चाहिए। सेंटेंस उनको क्या होता है, फ्लो निकलता है। जब सेंटेंस बोलते हैं ना, तो उनके जबान से निकलता ही है, वो लगता है कि यार एज तो गलत है, यहाँ पे एज नहीं आएगा। तो उनका फ्लो से उनको पता चलता है। उनको ये नहीं है कि ये एडवर्ब है, कि ये वर्ब है, कि ये मॉडल है, उनको लेना देना नहीं है उससे। तो रीडिंग से आपको इतनी स्किल आ जाती है। दूसरा देखो, एक है आई एक्सपेक्ट टू रिटर्न फ्रॉम सिंगापुर ड्यूरिंग अबाउट ए वीक्स टाइम। अब इसको पढ़ते ही आपका जबान नहीं अटका कहीं पे। जिनकी इंग्लिश अच्छी है ना, उनका जबान अटक जाएगा यहीं पे। आई एक्सपेक्ट टू रिटर्न फ्रॉम सिंगापुर, यहाँ तक तो उनको लग रहा है सब अच्छा, सब चंगा सी वाला। उनको लग रहा है ड्यूरिंग अबाउट ए वीक्स टाइम, ड्यूरिंग अबाउट बड़ा अजीब लग रहा है, ये सेंटेंस ही अजीब लग रहा है। आई एक्सपेक्ट टू रिटर्न फ्रॉम सिंगापुर इन अबाउट ए वीक्स टाइम, मतलब कि एक हफ्ते के अंदर अंदर में रिटर्न का जो एक्सपेक्ट कर रहे हैं। तो ड्यूरिंग अबाउट नहीं आएगा, इन अबाउट आएगा। तो यहाँ पे ऐसे चीज़ें ना जबान अटकने लगती है जब आप बहुत अच्छा करते हो। तो आपको एरर डिटेक्शन पढ़ने से आ जाएगा, आपको ये सब फिर करना नहीं पड़ेगा, आप सिर्फ रीडिंग करना। अब रीडिंग कैसे करनी है वो समझो। अगर आपको लगता है कि आपकी इंग्लिश बहुत अच्छी है, तब तो आपका सब अच्छा ही है। अगर लगता है वीक है, तो आप क्या करो, आपके जो फेवरेट टॉपिक्स है, जैसे क्रिकेट हो गया, बॉलीवुड हो गया, पॉलिटिक्स हो गई, नॉवेल्स हो गए, मूवीज़ हो गई, आपका ये सीरीज़ हो गई, जो आप कुछ भी सीरीज़ देख लो, आपका बॉलीवुड हो गया, जो हो गया, तो आपका फैशन हो गया, जिनका भी हो, न्यूज़पेपर के अंदर में वो पेज निकालो, इंग्लिश में पढ़ो, ठीक है। अगर रीडिंग 2 महीना 3 महीना पढ़ा है, 2 से 3 महीना, वो 3 महीना आप रोजाना ना आधा घंटा सिर्फ पढ़ो। आप ये मत सोचो कि इससे मेरा इंप्रूव क्या होगा, इससे आपको कुछ ऐसे डायरेक्ट आपको नहीं दिखेगा कि इंप्रूव हुआ। इससे आपकी वो एबिलिटी इंप्रूव होगी ना, आपको चीज़ें समझ आएगी, आपकी फ्लो ना, पढ़ते पढ़ते आपकी जबान वहाँ पे अटकने लगेगी जहाँ गलती है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। एक चीज़ मैं अभी आगे क्लोज टेस्ट में जाऊँगा तो बताऊँगा, और कि कभी कभी आपको क्लोज टेस्ट में क्या होता है, खाली जगह होती है ना, आप पढ़ते हो और आपका ना वो खाली जगह वाला वर्ड ही मुंह से निकल जाता है, आपको समझ में आ जाता है कि अरे यार यहाँ तो यही वर्ड आएगा। ऑप्शन देखते हो और वो ऑप्शन में मिल जाता है वर्ड, बिना ऑप्शन के भी आपकी चीज़ें पता चलने लगती है, इतना इंप्रूवमेंट होता है। तो आपको रीडिंग करनी है। बहुत डेप्थ में बता रहा हूँ, हिंदी मीडियम के लिए खास है। अगर आपको ये सब बहुत खींचना लग रहा है तो आपको लग सकता है, क्योंकि अगर आप अच्छे हैं इंग्लिश के अंदर में, क्योंकि मुझे पता है गलती क्या है, क्योंकि मेरे साथ बीती है ये सब कुछ चीज़ें, ठीक है, मेरे साथ बीती है। मतलब आप समझो, मैं आपको चीज़ें स्टोरी नहीं बता रहा हूँ। बहुत सारे केसेस होते हैं जब हिंदी मीडियम वाले जब इंग्लिश की चीज़ों में जाते हैं ना, तो वहाँ पे उनको
लगता है कि उनको लोग समझते हैं कि ये आप क्या ही है कि इसको ये भी नहीं आता। अरे इसको ये भी नहीं आता नहीं है, आपको हिंदी मीडियम वालों को फेस करना ही पड़ता है। तो आपको ये कर लो कि आपको समझना है, आपको इस पढ़ के स्ट्रॉन्ग करनी है। अब देखो पैराजंबल बता देता हूँ। पैराजंबल मैम के लेक्चर्स हैं, रानी मैम के। आप टीचर को किसी एक टीचर को ही पकड़ना, पहली बात तो कोई टीचर एक्स्ट्रा नहीं चाहिए, एक टीचर चाहिए कोई भी जो आपको अच्छा लगे। वशिष्ठ हो, चाहे रानी मैम हो, चाहे नीतू मैम हो, जिनसे पढ़ना पढ़ो। मैं किससे पढ़ा हूँ? नीतू मैम से नहीं पढ़ा हूँ, वैसे रानी मैम से पढ़ा है मैंने कुछ। सिलेबस तो मैंने किसी का नहीं लिया है, ये तो आप मान के चलो किसी भी चारों, सॉरी सिलेबस क्या, सॉरी कोर्स तो मैंने किसी का नहीं लिया चारों सब्जेक्ट में। तो रानी मैम के यूट्यूब के लेक्चर पढ़े हैं। CGL मेंस की उन्होंने 2023 की पूरी प्लेलिस्ट बना रखी है, वो मैंने मेंस से पहले पूरी देखी है, ठीक है, बहुत अच्छा है। तो ये मान लो कि आपको वो करना है। पैराजंबल वहाँ से सीख लो, उनके पूरे हजार सवालों वाले बनाए हुए हैं। क्लोज टेस्ट जो होते हैं खाली जगह वाले। अब मैं क्लोज टेस्ट बताता हूँ कि क्लोज टेस्ट कैसे आपको फ़ायदा देगा। अगर आप रीडिंग स्किल इंप्रूव है ना, तो अब आप देखना, ये मैं क्लोज टेस्ट लगा रहा हूँ यहाँ पे। अब इसको पढ़ो, डेप्थ के अंदर मैं बता रहा हूँ, एक सवाल लेके भी आया हूँ मैं आपको समझाने के लिए। अब समझो, देयर आर वेज टू इम्प्रूव, देखो देयर आर के बाद इस खाली जगह है, देयर आर वेज टू एम्पावर वुमेन। अब इंग्लिश मीडियम वालों, अब आपको लगेगा कि यार सेलेक्टेड आएगा कि सेवरल आएगा कि काउंटेड आएगा कि चूजन आएगा, आपको लगेगा ऐसा। लेकिन इंग्लिश मीडियम जो अच्छे लोग हैं, जिनको इंग्लिश अच्छी है, तो उनको क्या लगेगा देखना, वो पढ़ते ही क्या लगेगा, देयर आर सेवरल वेज टू एम्पावर वुमेन। ऑप्शन देखेंगे नहीं ना, तो भी उनके मुंह से सेवरल ही निकलेगा या फिर मैनी निकलेगा। देयर आर मैनी वेज टू एम्पावर वुमेन, ठीक है, देयर आर मैनी वेज, देयर आर सेवरल वेज। तो उनके मुंह से ऐसा निकलेगा, फिर वो ऑप्शन देगा कि अरे हाँ सेवरल है क्या यहाँ पे, हाँ सेवरल है। मैनी निकलेगा तो उनको ये लगेगा हाँ सेवरल उसका सिनोनिम है, तो आ जाएगा। तो कहने का मतलब आपका रीडिंग स्किल अच्छा है ना, तो आपको यहाँ पे सोचना कुछ नहीं पड़ेगा। ऐसा नहीं लिखना पड़ेगा कि यार देयर आर सेलेक्टेड वेज आएगा या सेवरल वेज आएगा, चूजन वेज आएगा, ऐसा नहीं सोचना है। देयर आर सेवरल वेज टू एम्पावर वुमेन, उनके फ्लो निकलता है ऐसा। ये रीडिंग का इंप्रूवमेंट है, मैं आपको इतना डिटेल में बता दूंगा रीडिंग का फायदा क्या है, मन से निकलेगा ऐसे। आगे समझो, इंडिविजुअल पीपल एंड द एडमिनिस्ट्रेशन मस्ट वर्क टू मेक दिस ये खाली जगह है, देखो मस्ट वर्क। अब देखो एनोनिमसली, उसके बाद में आपका कोऑपरेटिवली, सिंगल हैंडेडली, फोर्सफुली। अब देखो फोर्सफुली वर्क अर्थ आपको समझ में आना चाहिए, मैं इसका ये नहीं बता रहा हूँ। अगर कोई ये कर रहा है ना, देयर आर यहाँ है वेज टू एम्पावर, वुमेन को एम्पावर करना, वुमेन को आगे बढ़ाना, ऐसे हिंदी बढ़ाना के नहीं करना है, मन में समझते जाना है, ठीक है। बहुत कमजोर अगर है कि आप हिंदी भी बना रहे हो, ट्रांसलेट कर रहे हो, तो फिर तो आप रीडिंग में बहुत आगे पीछे हो। आप ग्रामर पढ़ो, बहुत कुछ पढ़ो, टेंस पढ़ो, ठीक है। अगर अच्छी है तो ही आपका ये समझो कि ये पैसे समझ में आने वाले हैं। मेंस में तो इतने बड़े बड़े पैसे जाएंगे, तो आपकी रीडिंग बहुत अच्छी होनी चाहिए। आगे एडमिनिस्ट्रेशन मस्ट वर्क, उसके बाद में आपका आगे आपका कोऑपरेटिवली, आपको दिखने लगेगा कि हाँ यार कुछ काम करेंगे तो साथ ही करेंगे ना। कोऑपरेटिवली टू मेक दिस ए रियलिटी, वास्तविकता बनाने के लिए, ट्रूथ सच्चाई बनाने के लिए नहीं, वो रियलिटी यहाँ ज़्यादा परफेक्ट हो गया, तो ऐसे मुंह से निकलेगा मेक दिस ए रियलिटी, वास्तविकता बनाने के लिए ऐसा है। गर्ल्स एजुकेशन मस्ट बी मेड मैंडेटरी सो दैट दे डू नॉट बिकम गर्ल्स क्या नहीं बने, कि भाई उनकी शिक्षा को मैंडेटरी करना चाहिए ताकि वो नहीं बने क्या नहीं बने, इग्नोरेंट, एरोगेंट लड़कियाँ एरोगेंट क्यों रहेंगी, एक्सपीरियंस्ड नहीं बने, एक्सपीरियंस ये तो गलत हो गया। इनडिफरेंट मतलब उदासीन, ठीक वो भी नहीं है। इग्नोरेंट मतलब कि उनको ऐसे छोड़ा ना जाए, ये ना बने, तो इग्नोरेंट। तो ऐसे करके क्या कि आप पढ़ोगे ना, आपको सोचना नहीं पड़ेगा। मैं ये करके क्यों बता रहा हूँ कि एग्जाम में इस तरह से सोचा जाता है, एग्जाम में इस तरह से किया जाता है, ठीक है, समझ में आ गया। मैं एक एग्जाम्पल सबका लेके आया हूँ, ठीक है, तो आप ये समझना। अब एक चीज़ मेरा थोड़ा रह गया था, सिनोनिम की जगह पे बताना था। देखो सिनोनिम में एक टाइप का चीज़ें और आती है, मैं सिनोनिम यहाँ लगा रहा हूँ। तो सिनोनिम का ये एग्जाम्पल देखो, कंसील का मतलब होता है, अब इसका मतलब मान लो आपको मतलब नहीं पता है, ठीक है, अब सिर्फ आपको ऑप्शन से पता चल जाएगा कि इसका मतलब क्या है। ऐसे सवाल आते हैं ना, देखो सवाल कैसे आते हैं, मैं आपकी कॉन्फिडेंस बिल्ड कर रहा हूँ कि हिंदी मीडियम के हो चाहे इंग्लिश मीडियम के हो, अगर आपको डर लगता है कि कैसे कैसे हो जाता है, देखो यहाँ एक कैसे होगा, कंसील मान लो आपको नहीं पता, आप सिर्फ ऑप्शन पढ़ो, आपको उत्तर पता चल जाएगा। अब आपको मान लो इसका क्या फाइंड करना है, सिनोनिम फाइंड करना, तो आपको देखो बरी है एक ऑप्शन, बरी मतलब क्या होता है, छुपाना, जो आपके ग्राउंड में गाड़ देना, बरी कर देना, ठीक है, बरी, ठीक है, गाड़ देना। क्लॉक मतलब भी आपका छुपाना होता है, ठीक है, आपका क्लॉक, और आपका हो गया ये क्या बनना, और बरी मतलब आपका हो गया छुपाना, क्लॉक मतलब आपका रिवील, मतलब आपका हो गया रिवील करना, और हाइड मतलब भी आपका छुपाना हो गया। लेकिन यहाँ पे क्या निकालना है, सिनोनिम नहीं, यहाँ हमें शायद एंटोनिम निकालना। देखो बरी मतलब छुपाना, हाइड मतलब छुपाना, क्लॉक मतलब छुपाना, रिवील मतलब आपका रिवील करना। तो यहाँ पे कंसील अगर आप बोल रहे हैं ना, कंसील मतलब क्या होता है, कंसील, सील करना मतलब आपका हो गया। अब यहाँ पे भी ट्रिक है,
कंसील, सील करना, सील मतलब छुपाने वाली चीज़, तो छिपाने का एंटोनिम, ये सिनोनिम का नहीं, ये एंटोनिम का सवाल है। तो यहाँ पे रिवील, यहाँ पे एंटोनिम है। तीनों देखो, तीन ऑप्शन क्या है, एक जैसे हैं, तीन ऑप्शन एक जैसे हैं, जैसे बरी, हाइड और क्लॉक एक जैसे हैं, तो तीनों ही ऑप्शन एक जैसे हैं, बरी भी छुपाना, हाइड भी छुपाना, क्लॉक भी छुपाना, तो ऑप्शन रिवील ऑपोजिट हो गया ना। तो ऐसे टाइप का आता है, आपको अर्थ पता चलता है कि भाई यही एक पहला ऑप्शन है जो अलग है, यही उत्तर है। तीन तो एक जैसे है, तीनों उत्तर थोड़ी हो गए। तो कंसील का ये ऑपोजिट, ये एंटोनिम का सवाल है, मैं वापस बोल रहा हूँ, ठीक, ये एंटोनिम का। एक और सवाल बताता हूँ, जैसे ये है एक्सपोज। एक्सपोज, एक्सपोज मतलब आपको ये तो अर्थ आता होगा, एक्सपोज कर दिया किसी को, ठीक है, लोगों को। अब ये जो कोई भी आपका सीक्रेट है ना, वो एक्सपोज कर दिया। हाइड मतलब क्या हो गया, छुपाना। बरी मतलब क्या हो गया, छुपाना। प्रोटेक्ट मतलब क्या हो गया, रक्षा करना, मतलब वो भी छुपाना हो गया, किसी चीज़ का रक्षा कर रहे हो मतलब उसको ध्यान रख रहे हो उसका। रिवील मतलब क्या हो गया, आपका प्रकट कर देना, बता देना। तो एक्सपोज कर दिया, रिवील कर दिया, तो ये सिनोनिम हो गया। तो ये सिनोनिम का सवाल है, वो एंटोनिम का था, ठीक है, वो एंटोनिम का था, ये सिनोनिम का सवाल है। तो सिनोनिम के अंदर में आपको कैसे पता चल रहा है, यहाँ पे भले एक्सपोज नहीं पता है, फिर भी आपको देखो हाइड भी, बरी भी और प्रोटेक्ट भी, ये तीनों एक जैसे हैं, सिर्फ यहाँ रिवील अलग है, तो यहाँ रिवील उत्तर हो गया। इसलिए बता रहा हूँ कि यहाँ पे कभी कभी इस टाइप से भी आता है, तीन ऑप्शन एक जैसे होते हैं, चौथा ऑप्शन आपका उत्तर हो जाता है, ठीक है। और डिटेल बता दिया, इतना डिटेल जा रहा हूँ मैं, तो बहुत डिटेल जाऊँगा, बस पेशेंस, 1 घंटा मुझे दो, हाँ आपको इंग्लिश वापस कहीं नहीं देखना पड़ेगा, ठीक है। आगे PQRS, PQRS देखो ये होता है जो स्क्रीन के ऊपर लिखा हुआ है, आपको इस पैराजम्बल करना है, कैसे करना है, क्या करना है, पहले क्या आएगा, अगर कोई आपका ट्रिक्स वगैरह क्या होता है कि सब्जेक्ट जो होगा, अगर नाम आ रहा है किसी का, तो वो सबसे पहले इंट्रोड्यूस होगा, फिर उसके प्रोनाउंस होंगे, जैसे ही, सी, ये जो चीज़ें होती है ना, वो बाद में आता है। अगर मान लो रेखा नाम पहले लिया है, तो सी कभी भी यूज़ होगा, तो वो रेखा के बाद ही यूज होगा। ऐसे ट्रिक्स है ये, तो ये आपको समझ में आ जाता है जब आप तैयारी करते हो। कभी किसी का डायरेक्ट अगर आपको कोई वर्ड आ रहा है पहले देयरफॉर, तो देयरफॉर का मतलब क्या है, इस कारण, अगर तो पहला लाइन तो ये हो ही नहीं सकता ना, इस कारण ये हुआ, देयरफॉर पहले नहीं आएगा। तो ये सब चीज़ें हैं, आप पढ़ोगे तो और पता चल जाएगा। तो पहला सेंटेंस देयरफॉर नहीं होगा, तो ये सब आपको पता है। चलो ये भी हो गया, पैराजम्बल हो गया, क्लोज टेस्ट हो गया। पैसेज, पैसेज को देखते हैं। वीडियो कितना बना, 37 मिनट का। पेशेंस रखना, मैं बार बार बीच में बोल रहा हूँ, पेशेंस रखना अच्छा है, अगर आप सब समझ जाओगे तो अच्छा है आपके लिए। पैसेज, पैसेज के अंदर में आपको क्या आता है, आप मेंस अगर कोई दिया है तो उनको सब पता है, प्री अगर कोई दिया है तो उनको ये नहीं पता है कि यार मेंस में सवाल कैसे आते हैं, ठीक है। तो अगर प्री तक ही उनको पता है तो मेंस के मॉक नहीं दिए होंगे ना, तो उनको ये नहीं पता होगा। तो मेंस का मैं बता देता हूँ। ऐसे टाइप का सवाल आता है जो थोड़ा टेढ़ा पड़ता है, वो सबके लिए टेढ़ा पड़ता है। देखो एक सवाल आता है कि इसका टाइटल बताओ, इस चैप्टर का टाइटल बताओ, मतलब इस पैसेज का टाइटल बताओ, एक ऐसा सवाल आता है। तो आपको टाइटल देखना है, टाइटल का टॉपिक देख लेना। वैसे टाइटल आपको समझ में आ जाएगा, जब पैसेज समझ में आएगा ना तो आपको टाइटल भी समझ आ जाएगा। कभी कभी टाइटल बहुत क्लोज दे देते हैं, भाई ये भी टाइटल लगता है कि यार ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, तो वहाँ तो आपको पता है यही इसीलिए है, ठीक है, यही इसीलिए। फिर आपको गैस वर्क करते हैं, फिर लगता है कि यार ज़्यादा कौन सा अच्छा है, तो ये सब आपको देखना है, ठीक है। टाइटल हो गया। एक सवाल आता है कि थीम बतानी है, कि ये पैसेज की थीम क्या है। कभी कभी होता है परसुएसिव थीम, हास्यास्पद, हिंदी में बोलूँ तो क्या होगा, एक होता है कि भाई कॉमेडी वाला है, ये पैसेज क्या है, ये पैसेज कॉमेडी है, या फिर ये पैसेज बहुत सीरियस है, ये पैसेज के आपका डाटा दिखा रहा है, एनालिसिस दिखा रहा है, ये क्या दिखा रहा है। गवर्नमेंट का कुछ होता है, बोलते हैं कि भाई बजट ये हुआ, इतना बजट यहाँ खर्च हुआ, तो एनालिसिस हुआ, भाई ये पूरा ब्रेकडाउन हुआ। कॉमेडी हो जाता है, कभी कभी कोई चैप्टर पर पैसेज कॉमेडियन वाला टाइप का हो जाता है, तो आपको लगता है भाई हास्यास्पद है, किसी का मजाक बना रहा है क्या, रिडिकुलस है क्या, तो ऐसे टाइप का ये थीम हो गया, ठीक है। एक सवाल आपका और आता है, हाँ पैसेज का टाइप क्या है, कि भाई ये एडिटोरियल है या न्यूज़ लेटर है या फिर ये आपका फीबल है। फीबल मतलब आपकी कहानी है, लघु कथा, अगर पढ़ोगे पता चलेगा। माइथोलॉजी है, जैसे कि राम सीता इन सब की कहानियाँ, माइथोलॉजी जो कहानियाँ, तो मतलब ये जो कहानी होती है राम आपका महाभारत हो गया इनके ऊपर में, या फिर बहुत पुरानी ऐतिहासिक जैसे कथाएँ चलती आ रही है, तो वो सारी चीज़ें हैं, तो उसको माइथोलॉजिकल चीज़ें हैं। तो या क्या है ये, तो वो बताना होता है हमें। तो अब यहाँ ये सबसे हार्ड टॉपिक है, सबसे हार्ड टॉपिक यही है कि ये क्या है। अब एडिटोरियल और न्यूज़पेपर में अंतर ही नहीं पता चलेगा कि ये न्यूज़पेपर लिखा हुआ है या एडिटोरियल लिखा हुआ है। तो ये सब के लिए मैं ना बहुत रिसर्च किया था, यूट्यूब पे बहुत कम वीडियो है, इसके ऊपर है ही नहीं वीडियो, बहुत फेमस टीचर के भी नहीं है वीडियो, क्योंकि बहुत कन्फ्यूजन है इन सब चीज़ों में कि एडिटोरियल कौन सा है, न्यूज़पेपर वाला कौन सा कटिंग है। तो यहाँ इसके लिए मैंने एक वीडियो देखा था, मेरे को अच्छा लगा था, ठीक है, अच्छा लगा था, मतलब मोटा मोटा सब समझ में आ गया था, थोड़ा हेल्प ही हुआ था। तो एक वीडियो हैगा, मेरे को वापस मिलेगा ना तो मैं यहाँ पे थंबनेल लगा दूंगा, है, या फिर डिस्क्रिप्शन में मैं जो भी चीज़ें बोल रहा हूँ ना, डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक्स मिल जाएगी, ध्यान रखना, तो वो आप लिंक्स देख लेना, ठीक है। तो ये आपका हेल्प करेगा पैसेज के अंदर में। बस पैसेज के अंदर में एक चीज़ ध्यान रखना है, पूरा पैसेज फास्ट पढ़ना है,
स्किमिंग करके होता है, तो स्किमिंग करना है। और एक हाँ यहीं पे एक और चीज़ बता देता हूँ, मैं दो जगह पे बताता हूँ एडिटोरियल कहाँ से करना है। अगर आपकी इंग्लिश में पढ़ना रीडिंग सुधारनी है तो दो जगह है। एक का चैनल है इंग्लिश माध्यम के अंदर से करना है, ठीक है। मैडम करवाती है, रोजाना एडिटोरियल वगैरह आते हैं, वो द हिंदू से एडिटोरियल लेके आते हैं और रोजाना करवाते हैं, ठीक है। उसमें कुछ और भी सवाल करवाते हैं एडिटोरियल के अलावा भी, तो वो आपको हेल्प करेगी। इंग्लिश माध्यम सर्च कर लेना, पहला चीज़ हो गया। उनके ऐप के अंदर में भी फ्री में बहुत सारी चीज़ें आती है, तो वो भी एक बार चेकआउट कर लेना, इंग्लिश माध्यम। उसके बाद में एक है निमिषा बंसल मैम का भी एडिटोरियल आता है, जो बैंकिंग के लिए करवाते हैं ज़्यादातर, बहुत अच्छा है उनके, अच्छा है। तो वो तो और भी करवाते हैं, स्किमिंग भी करवाते हैं। स्किमिंग मतलब तेज़ी से कैसे पढ़ना है, बहुत कुछ करवाती है, तो वो भी आप करते रहना, ठीक है। इनमें से जो पसंद आए एक कर देना कोई भी। तो ये आपकी रीडिंग सुधारने के लिए है। न्यूज़पेपर में पूरा न्यूज़पेपर पढ़ना मतलब बहुत हार्ड हो जाता है, वो नहीं पढ़ना है हमें अच्छी चीज़ें जो हमें लगती है, बॉलीवुड, क्रिकेट, तो ये सब पढ़ना है, ठीक है। तो ऐसा हो गया, तो पढ़ना है, ये मैं पक्का बोल रहा हूँ। इंग्लिश, और अगर कोई मूवी देख रहे हो तो सबटाइटल ऑन करना है इंग्लिश के अंदर में, रीडिंग बहुत अच्छी हो जाएगी, ठीक है। आगे चलो, इसके अंदर में और कुछ बचा है क्या? नहीं बचा। वोकैब के अंदर देखो, जहाँ पे जो मेरे को याद आ रहा है मैं थोड़ा बहुत वो भी बताता हूँ। वोकैब के अंदर में एक रूट वर्ड होते हैं, रूट वर्ड भी पढ़ लेना। इसके अंदर में ब्लैक बुक में दिए हुए हैं रूट वर्ड, तो ब्लैक बुक में रूट वर्ड पढ़ लेना। रूट वर्ड क्या होते हैं? रूट वर्ड जैसे कि मेरे कहीं पे लिखा होगा, हाँ ठीक है। रूट वर्ड देखो, एक जैसे 3 स्पेलिंग है, अनार्किक, अनार्किस्ट और अनार्की, अनार्किस्ट और अनार्की। तो ये है अनार्किक, अनार्किस्ट और अनार्की। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे ना, तो अब आपको तीनों याद नहीं करनी है। एन मतलब होता है विदाउट, तो ये एन आ गया मतलब उसका अर्थ है विदाउट हो गया। अब आप जैसे आर्क आता है, ARCH आता है, उसका मतलब रूलर हो गया। तो विदाउट रूलर, कोई चीज़ अगर विदाउट रूलर है उसका मतलब वहाँ पे तो अराजकता फैली हुई है, तो यहाँ से अराजकता आ गया। अब इन तीनों के मतलब अराजकता से रिलेटेड है, कोई अराजकता करने वाला है, तो कोई अराजकतावादी है, कोई अराजकता है, तो इस तरह से अलग अलग। तो कुल मिला के आपको उसका मोटा मोटा मीनिंग पता चल जाता है। तो यहाँ पे चीज़ें क्या होती है इस तरह से, जैसे फोबिया, फोबिया मतलब क्या, किसी वर्ड के पीछे फोबिया है, इसका मतलब वो डर है, ठीक है, ठीक है। क्लस्ट्रोफोबिया, छोटे जगह का डर, तो इस तरह का चीज़ है ना, तो फोबिया आपको दिखेगा तो पता चल जाएगा आपको, ठीक है। तो ये सब आप देख लेना, ठीक है। तो ये आपका हो गया कॉम्प्रहेंशन। अब चलते हैं ग्रामर के ऊपर। आपको अच्छा लग रहा है ना, तो भाई सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ठीक है। मैं मैथ्स पढ़ाता हूँ, अगर आपको वो मेरे मैथ्स के लेक्चर देख लेना, जो मैं CGL 2024 की जितनी भी प्री की 36 शिफ्ट आई हुई है ना, मैं वो सारी की सारी करवा रहा हूँ। 8, ये वीडियो जब लॉन्च होगा तब तक 8 लेक्चर उसके आ चुके हैं। आप पूरी सीरीज देखना, 36 शिफ्ट आपके मैथ्स के अंदर में बेड़ा पार करवाने की जिम्मेदारी मेरी है। टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना। 90 में से 90 मेरे मैथ्स के अंदर में आए हैं, तो ये मत सोचना कि सिर्फ इसी एग्जाम के अंदर में आ गए हैं, तुक्के से आ गए हैं, तुक्के से नहीं आए हैं। मैंने उसमें सब कुछ बताया। मेरा मैथ्स स्ट्रांग रहा है, मेरा इंजीनियरिंग किया हुआ है, मेरा अच्छा है मैथ्स, ये मान के चलिएगा। अच्छा है मतलब बहुत एक्सपर्ट तो नहीं है, लेकिन ये है कि SSC के लेवल जितना है ना, उससे तो अच्छा ही है, ठीक है। तो आप ये मान के चलिए, तो आपका बेस्ट हो जाएगा। लेक्चर देख लेना, आपको बहुत पसंद आएगा। मैं ट्रिक्स बताता हूँ, शॉर्ट ट्रिक्स बताता हूँ, सब बताता हूँ, तो आपको वो पसंद आएगा। देखना जरूर है, ज्वाइन जरूर करना है मैथ्स में अगर आपको डर लगता है, ठीक है। अब चलते हैं ग्रामर के ऊपर में। ग्रामर के अंदर में अब मैं चैप्टर का नाम ले लेके एक एक चीज़ें बता देता हूँ। चलो पकड़ते हैं नीतू मैम की बुक। नीतू मैम की बुक के बाद में अब मैं एक एक चैप्टर का नाम ले लेके बताने वाला हूँ। वीडियो लंबा है लगता है, अगर आपको 1.5 की स्पीड से 2 की स्पीड से देखो, स्किप मत करना, बस आपकी जिम्मेदारी बस यही है। कमेंट करके जरूर बताना कि भाई मेरे को पिछले लेक्चर के कमेंट्स में ही लोगों ने बोला है कि आप डेप्थ में और अच्छे से बताना, टाइम की टेंशन मत लेना, ठीक है। टाइम की टेंशन मैं बस उसी वीडियो में लिया था, अब मैं नहीं लूँगा, क्योंकि मेरे डेप्थ के अंदर में बताने वाला हूँ अब आपको। देखो सबसे पहले आपकी जो चीज़ आएगी ना, वो आएगी वर्ब, ठीक है। अब आपका कंप्रहेंशन आपका ये हो गया। उसके बाद में अब आपकी जो चीज़ आएगी वो आएगी वर्ब। वर्ब के अंदर में आप ये चीज़ देख लीजिए कि कैसे सवाल आते हैं। सवाल ज़्यादातर मेरे को जो याद आ रहा है, मैं आपको बेस्ट चीज़ें बता रहा हूँ, आपको पता चल जाएगा मोटा मोटा क्या होता है, ठीक है, इसके अंदर में। और एक चीज़ आपको ये रिवाइज कैसे करनी है, रिविजन भी बताऊँगा थोड़ा। ये देखो मैं कैसे करता हूँ, एक चैप्टर पढ़ा, 1 टिक लगा दिया। ये चैप्टर मैंने 2 बार पढ़ा तो 2 टिक लगा दिया। ये देखो 3 बार पढ़ लिया, 3 टिक लगा दिया। एक बार जब पढ़ता हूँ तो 1 लगा देता हूँ, 2 लगा देता हूँ, 3 लगा देता हूँ, ऐसे कर देता हूँ। तो ये चैप्टर्स ऐसे पढ़ना है। एक और चीज़ ये मान लो कि मैथ्स में जैसे हमारा होता है कैलकुलेशन, हम कैसे करते हैं कि कैलकुलेशन आपको रोजाना करनी है 15 मिनट, आपको वैसे के वैसे ये मान लो ये है, ये बुक आपको रोजाना पढ़नी है आधा घंटा। अगर कोई चैप्टर बड़ा है तो 2 दिन में पढ़ लो आधा घंटा देके। अगर कोई चैप्टर छोटा है तो रोज का आधा घंटे में 1 चैप्टर खत्म करो। ये आप ये मान लो कि चाय कैसे पीते हैं वैसे पिया करो इसको, ठीक है, पिया करो। सच बता रहा हूँ, यही किया करो, कुछ नहीं करना है। इसमें क्या है,
कि आप चैप्टर है, चैप्टर में रूल्स लिखे हुए, वो रूल्स पढ़ो। इंग्लिश मीडियम के हो तो भी पढ़ना, बड़े गजब आते हैं। इफ आई वर ए बर्ड, तो आई वर आएगा, आई वाज नहीं आएगा। ऐसे तो आई वाज आता है, ठीक है, ऐसे तो क्या आता है, आई वाज डूइंग दिस थिंग, तो आई वाज डूइंग, तो आई वाज आएगा वहाँ पे। लेकिन इफ आई वर ए बर्ड, तो वहाँ पे आई के बाद साथ वर आएगा। तो ये हिंदी मीडियम हो चाहे इंग्लिश मीडियम हो, सब वहाँ पे फंसी जाते हैं। तो यहाँ पे इंग्लिश वाले भी पढ़ो, हिंदी वाले भी पढ़ो, ठीक है। तो अब यहाँ पे ठीक है, तो वहाँ पे वर आएगा क्योंकि वो इमेजिन कर रहे हैं। तो अब यहाँ पे सोचो, मैं जो चीज़ बता रहा हूँ, आपका वर्ब जो है ना, वर्ब के अंदर में जैसे चीज़ें आती है प्रैक्टिस और प्रैक्टिस, जैसे PARACTICE और एक SE होता है, PRACTISE। नाउन कौन सा है, वर्ब कौन सा है, ऐसे टाइप का कहीं कहीं फंसा देता है। नाउन की जगह वर्ब यूज़ करता है, वर्ब की जगह नाउन यूज़ कर देता है। पैसिव वॉइस और एक्टिव वॉइस, यहाँ पे मैं एक सवाल लगा रहा हूँ। अब वो पैसिव वॉइस और एक्टिव वॉइस का एक सवाल देखो, आपके लिए एक अच्छा सा चीज़ है। पैसिव वॉइस कैसे अटेम्प्ट करते हैं वो चीज़ समझो, करना ही करना है। पैसिव वॉइस, एक्टिव वॉइस और इनडायरेक्ट स्पीच, ये करना ही करना है, सबसे पहले यही करना है, ठीक है। इससे सवाल पक्के हैं। देखो मैथ्स के अंदर में कहाँ से क्या उठ के आ जाएगा, इतना 600 लेक्चर देख के बैठ जाते हो कभी कभी, तो हमें पता नहीं रहता है। यहाँ आपको सब पता है, आएगा 2 पेज से सवाल आ रहा है, तो आपको और क्या चाहिए। तो अब सिनोनिम आपका ये पैसिव वॉइस आ रहा है, उसमें देखो ये सवाल देखो, व्हाट अम्यूज्ड यू। आपको सवाल अटेम्प्ट कैसे करना है, अगर आप ये कर रहे हो कि आप जो बोर्ड में करते हैं ना, बनाते हैं इसका पैसिव नहीं बनाना है। आपको सिर्फ पहली नज़र जानी चाहिए हेल्पिंग वर्ब पे, बाकी कहीं नहीं जाना है। हेल्पिंग वर्ब पे नजर जानी चाहिए, वो है अम्यूज्ड। अम्यूज्ड क्या है, सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब है। सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब मतलब ये कौन सा टेंस है, सिंपल पास्ट टेंस, मतलब पास्ट सिंपल टेंस है। आपको क्या होगा, नेक्स्ट टेंस हो जाएगा, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस हो जाएगा, ठीक है। कंटिन्यूअस टेंस मतलब वर आएगा, तो वर आएगा तो सीधा वर दिखा, टिक किया, तीसरा आगे सी ऑप्शन जो है ना, बाय व्हाट वर यू अम्यूज्ड। ज़्यादा नहीं सोचना है, वर आएगा। हेल्पिंग वर्ब देखा, अगर हेल्पिंग वर्ब का एक ही ऑप्शन है, वर अगर एक और ऑप्शन में होता तो हम देखते कि थर्ड फॉर्म आएगा। पैसिव वॉइस पे थर्ड फॉर्म आता है, फिर थर्ड में जाते। थर्ड फॉर्म मान लो किसी में फर्स्ट फॉर्म लिखी है, किसी में थर्ड लिखी है, तो फिर थर्ड वाला उत्तर आ जाता। तो हमें पहले सबसे पहले नज़र डालनी है हेल्पिंग वर्ब पे, बनाते नहीं रहना है, पूरा नहीं लिखना है कि बाय ह्यूम आएगा कि नहीं आएगा, बाय व्हाट आएगा कि नहीं आएगा, क्या आएगा, कुछ नहीं सोचना है। हेल्पिंग वर्ब देखा, काम खत्म। आधे क्या 99% तो एक सिर्फ हेल्पिंग वर्ब देख के हो जाता है। ये हो गया, मैं आपको सिखा दिया, ठीक है। पैसिव वॉइस पढ़ लेना। चलो पैसिव वॉइस आपका खत्म हो गया। पैसिव एक्टिव आप कर लोगे। फिर आता है नरेशन। नरेशन का चलो मैं अभी एक स्क्रीनशॉट लगा देता हूँ, ये भी लिखे आया हूँ मैं। तो नरेशन में देखो ये सवाल, द टीचर सेड टू द स्टूडेंट वाई वर यू एब्सेंट यस्टरडे, ठीक है। वाई वर यू एब्सेंट यस्टरडे, आपको पता है कि सैड आ रहा है, तो आपको कैसे करना है एग्जाम में वो बता रहा हूँ। बनाना नहीं है कि आप बोर्ड में बना रहे हो वैसे बना रहे हो, सीधा देखो कि सैड आ रहा है, तो वो सैड टू क्या होगा, आस्क्ड में चेंज हो जाएगा। अब देखो आस्क्ड किसमें है, आस्क्ड इसमें, इन्फॉर्म तो होगा नहीं। सैड कहना और इन्फॉर्म करने में फर्क है ना, तो आस्क्ड हो जाएगा। चलो आस्क हो गया। उसका क्या है, वाई वर यू एब्सेंट। और आपको ये भी पता है कि वाई वर यू अगर ये क्वेश्चन टाइप का है, लेकिन आपका क्या होता है जब आप डायरेक्ट इनडायरेक्ट मतलब इसमें इनडायरेक्ट में आप बदलते हो ना, इनडायरेक्ट में अगर आप बदलते हो तो वहाँ पे क्या होता है ना कि यहाँ पे आपका ये क्वेश्चन वाला ना क्वेश्चन नहीं रहता है, ठीक है। वाई तो आ जाता है, लेकिन फिर उसका सीधा सब्जेक्ट आता है, फिर आपका हेल्पिंग वर्ब आता है, ठीक है। ये आपको पता है। तो यहाँ क्या होगा, वाई का वाई ही रहेगा। तो यहाँ पे देखो वाई तो तीनों में है। उसका एक में हेड भी लिखा है पहले ऑप्शन में, वाई के साथ हेड भी नहीं आएगा, पहले सब्जेक्ट आएगा फिर हेड भी आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे डी ऑप्शन में देखो वाई के साथ में पहले सब्जेक्ट आ रहा है, फिर ही एडमिन, तो डी ऑप्शन हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या करना है, रूल्स अगर आपको पता है ना, जल्दी जल्दी करो, और बनाना नहीं है कि भाई पूरा लिख रहे हो, बना रहे हो, ऐसा कुछ नहीं करना। देखा स्क्रीन पे, हेल्पिंग वर्ब पे नजर गई, आगे, ठीक है, ऐसे करना है। मैं आपको क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने के तरीके भी बता रहा हूँ, ठीक है। अगर कुछ पसंद आए भाई साहब तो आप सब्सक्राइब जरूर कर देना, और कमेंट करके मुझे बता देना कि आपको कैसा लग रहा है, ठीक है। मैं आपको और अच्छे से जीके में भी तोड़ के लेके आ जाऊँगा, जो मैंने किया है वो मैं बता दूंगा। मैं जेन्युइनली सच बता रहा हूँ, मुझे हिंदी मीडियम वालों की दिक्कत पता है, तो इसीलिए मैं इतना तोड़ के बता रहा हूँ, क्योंकि उनको इतना फियर रहता है ना, हिंदी का फोबिया, सॉरी इंग्लिश का फोबिया है उनके पास। जो मैंने भी बताया, फोबिया मतलब डर, तो इंग्लिश का फोबिया है आपके अंदर। इंग्लिश है नहीं, आपको कोई बोलना नहीं है इंग्लिश कहीं जाके, आपको सिर्फ एग्जाम का पेपर निकालना है, ठीक है। यहाँ कोई सा इंटरव्यू हो रहा है आपका, ठीक है। आगे नरेशन हो गया। उसके बाद आता है क्वेश्चन टैग। क्वेश्चन टैग मतलब होता है जैसे कि हाँ, मैंने खाना खा लिया, क्या नहीं खाया। तो ये जो लास्ट में बोलता है ना, क्या नहीं खाया, मैं गांव चला गया, क्या आप मेरे साथ गांव चलेंगे ना। तो ये जो लास्ट में ना, चलेंगे ना है, ये है क्या नहीं चलेंगे। तो ये जो चीज़ है लास्ट वाली, इसको बोलते हैं क्वेश्चन टैग। हिंदी में इंग्लिश में पॉजिटिव होता है तो नेगेटिव कर दो, अगर सेंटेंस पॉजिटिव है तो क्वेश्चन टैग नेगेटिव, अगर सेंटेंस नेगेटिव है तो क्वेश्चन टैग पॉजिटिव। इस टाइप के रूल होते हैं। एक और चीज़ आता है रेयरली, जो सवाल किस तरफ से ज़्यादातर पूछे जाते हैं एग्जाम में, वो बता रहा हूँ, नोट डाउन कर लेना। जैसे ऐसा आता है रेयरली यूज़ हो रहा है, सेल्डम यूज़ हो रहा है, हार्डली यूज़ हो रहा है, तो ये सब नेगेटिव वर्ड्स है कि
कि मैं बहुत ही कम चाय पीता हूँ, तो इसको आई हार्डली टेक टी। तो आई हार्डली टेक, हार्डली जो हो रहा है ना, इसका मतलब नेगेटिव सेंटेंस है, नो नहीं लिखा हुआ है फिर भी नेगेटिव है, तो वहाँ पे जो आपका क्वेश्चन टेक है वो पॉजिटिव आएगा। इस टाइप की चीज़ें हैं। ठीक है, वीडियो लंबा है, कितना हुआ 49 मिनट, ये तो इंग्लिश से भी ऊपर चला गया भाई। चलो थोड़ा और जल्दी करते हैं, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लेते हैं आपका। आगे सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के अंदर में 26 रूल है। इंग्लिश के अंदर में, ग्रामर के अंदर में सबसे पहले अगर कोई चैप्टर आपको करना है वो यही करना है, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट ही करना है आपको, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 10 बार पढ़ लेना है इस चैप्टर को, इससे बहुत सवाल आते हैं ग्रामर में, एरर डिटेक्शन के बहुत वगैरह। 26 रूल इसमें दिए हुए हैं 3-4 पेज के अंदर में। 3-4 पेज पढ़ने में 2 दिन लगते हैं, आधा घंटा दोगे तो पढ़ लोगे, घंटे भर के अंदर में पूरा। 10 बार पढ़ लेना उसको, एक एक चीज़ आपको याद होनी चाहिए। ठीक है, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट बहुत बेस्ट है। ठीक है, कर लेना। 26 टिप पर याद होने चाहिए आपको, और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट यही है। एक चीज़ जैसे मैं आपको बता देता हूँ, इसमें इसका मतलब क्या है कि भाई सब्जेक्ट अगर कोई आएगा तो उसमें वर्ब कैसे आएगी, ये इसका मेन है। सब्जेक्ट और वर्ब का एग्रीमेंट कर रहा है। जैसे राम एंड श्याम है तो आर आएगा, राम और श्याम है तो ईज आएगा। उसके बाद में जैसे एक और आता है, जैसे एज वेल एज वगैरह यूज़ होते हैं। उसके बाद आइदर और, नाइदर नॉर, ये सब यूज़ होते हैं। तो एवरी आ रहा है तो ईच आ रहा है, तो उसके बाद ए ग्रेट मैनी और ए मैन आपका मैनी ए, तो ऐसे टाइप के जो चीज़ आते हैं ना वो सब पढ़ लेना। मतलब 26 रूल पूरे रटे हुए होने चाहिए। हो गया आपका खत्म। चलो नेक्स्ट आगे चलते हैं। काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन होते हैं, वो भी आप पढ़ लेना, बहुत ज़्यादा है। जैसे जूरी आ गया, जूरी हो गया, आपके हर्ड हो गया, जैसे आपके भीड़ हो गई। जैसे जूरी मतलब ये जो अदालत जो जज साहब टाइप के होते हैं ना, वो जूरी तो जूरी हो गया। जूरी क्या ग्रुप है क्या? काउंटेबल आप इसको काउंट कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो, जूरी ग्रुप है। तो उस टाइप की चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। कंडीशनल सेंटेंस आपके आते हैं 3 तरह के कंडीशनल जो होते हैं, कि भाई अगर मैं ये होता तो वैसा होता, अगर आप आ जाते तो मैं चला जाता, अगर आप ये करते तो मैं वैसा करता। इस टाइप का जो बिफोर और आफ्टर जो यूज़ होते हैं, तो वैसे ही आपकी चीज़ें कर लेनी है। कंडीशनल ये चैप्टर के नाम बता के चीज़ें बता रहा हूँ कि ऐसे ऐसे आते हैं। वर्ब जिसके साथ जीरेंड आता है, हाँ ये वाली चीज़ एक देखो, ऐसे कहा आता है कुछ फिक्स वर्ब होते हैं जिनके साथ जीरेंड ही आता है। जीरेंड क्या होता है? जीरेंड आता है कि जैसे वर्ब के साथ आईएनजी फॉर्म वाली एक वर्ब आ जाती है। ठीक है, तो वही वाली चीज़ है, उसको कभी कभी जीरेंड आता है, और कभी कभी टू के साथ लगता है। आई गो टू वॉच सिनेमा, तो अब गो टू वॉच, तो गो के साथ टू आए, टू के बाद में वापस वर्ब आई, तो इसको बोलते हैं इन्फिनेटिव। लेकिन जीरेंड क्या होता है? जैसे गो के साथ अगर वॉचिंग आ जाए, आई गो फॉर वॉचिंग, तो आई गो वॉचिंग अगर ऐसा टाइप का आ रहा है जो सिर्फ आईएनजी डायरेक्ट आ जा रहा है, यहाँ गलत है ये। लेकिन बता रहा हूँ कि जहाँ आईएनजी आ जाता है ना, तो वहाँ पे ये उसको जीरेंड बोलते हैं। और गो टू वॉच होता है ना, तो वहाँ इन्फिनेटिव बोलते हैं। टू वॉच है, टू के साथ फर्स्ट फॉर्म आ रही, तो इन्फिनेटिव भी आता है, जीरेंड भी आता है। कुछ फिक्स ऐसे वर्ब्स होते हैं जिनके साथ जीरेंड ही आता है, और कुछ ऐसे फिक्स आपके वर्ब होते हैं जिनके साथ में इन्फिनेटिव ही आता है, तो वो सब पढ़ लेना। ठीक है, बहुत डिटेल हो गया यार, बस सब्सक्राइब कर लेना और मुझे बता देना कि पसंद आया क्या। खींच तो नहीं रहा हूँ मैं ज़्यादा, बस ये बता देना। आगे इन्वर्जन के अंदर में, इन्वर्जन क्या होता है? कुछ चीज़ें उल्टी लिखना। जैसे आपके इन्वर्जन का मतलब हो गया कि जैसे मे गॉड ब्लेस यू, गॉड मे ब्लेस यू, असली में तो गॉड के साथ सब्जेक्ट पहले आना चाहिए ना, तो मे गॉड ब्लेस यू, अभी मे आगे आ गया। ठीक है, ये मे मॉडल आगे आ गया, तो इसको इन्वर्जन बोलते हैं। तो इन्वर्जन भी आपका आता है, तो कैसे होता है उसके रूल्स वगैरह सब इसमें पढ़ लेना। नाउन, काउंटेबल नाउन, अनकाउंटेबल नाउन, ये मैं बता चुका हूँ। कंजक्शन बहुत ज़्यादा, ये मैं स्क्रीनशॉट साथ साथ में यहाँ पे जहाँ पे जरूरत पड़ेगी लगाता रहूँगा, तो ये देख लेना। इसके अंदर में एक टेबल बनी हुई है कंजक्शन की, जैसे बोथ और एंड आता है, आइदर के साथ और ही आएगा, नाइदर के साथ नॉर ही आएगा। और सबसे ज़्यादा पूछा गया अगर कोई चीज़ है तो 3 है। अब ये देखना, नो सूनर के साथ जैसे देन आता है, हार्डली के साथ वैन आता है, और एक और है स्कार्सली के साथ वैन आता है। तो ये तीनों बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, नो सूनर, स्कार्सली और हार्डली। नो सूनर के साथ देन आता है, तो देन की स्पेलिंग भी THAN है, THEN नहीं है, बहुत खास है। ठीक है, ये मैंने PYQs किए थे, बहुत बार आया हुआ है। नो सूनर के साथ देन आता है, वो भी THAN वाला, ये ध्यान रखना। स्कार्सली के साथ वैन ही आता है, हार्डली के साथ वैन ही आता है, तो ये चीज़ें आप पढ़ लेना। उसके बाद में आपका चीज़ आता है ना, वो आता है आपका आर्टिकल AN दा वाले यूज़ में। आर्टिकल आपको पूछा जाता है द कहाँ पे यूज़ होता है। द हर किसी की जगह पे यूज़ नहीं होता है। इंडिया के साथ द आप डायरेक्ट नहीं लगाओगे, आप इंडिया के साथ नहीं, आप जहाँ पे जो कंट्रीज जो होती है जिनको शॉर्ट में आप बोलते हैं यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, इस टाइप की, तो वहाँ पे आता है। इस टाइप की कुछ चीज़ें हैं, तो वो पढ़ लेना। ठीक है, प्रीपोजिशंस, जैसे इन कब आएगा, एट कब आएगा, इनटू कब आएगा, ये सब चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। बहुत ज़्यादा यहीं पे गलत हुई, इसी को सिली बोलते हैं। जब आप क्लोज टेस्ट वगैरह आएगा ना, वहाँ पे अगर ये आ गया, या फिक्स्ड आपका ये अगर ये आ गया, या फिक्स्ड प्रीपोजिशन आ गया, या फिर फ्रेजल वर्ब आ गया, वहाँ गलतियाँ हैं।
प्रीपोजिशन, फिक्स्ड प्रीपोजिशन और फ्रेजल वर्ब, यहाँ बहुत गलतियाँ होती है। ठीक है, तो इन कब आएगा, एट कब आएगा, फोर कब आएगा, मंडे के पहले क्या आएगा, संडे के पहले, मंडे हो गया, डेट के पहले क्या आएगा, वो सब पता होना चाहिए, लोकेशन के पहले क्या आएगा, ये सब पता होना चाहिए। ठीक है, अब फिक्स्ड प्रीपोजिशन है जो थोड़े हार्ड है, तो वो भी आप टेबल लगा दूंगा, वो आप देख लो। जैसे कुछ वर्ब होते हैं जिनके साथ फिक्स्ड पोजीशन, जैसे एक्सेस के साथ में टू ही आता है। एक्यूज्ड ऑफ, जैसे कोई आप क्राइम करते हो तो एक्यूज्ड ऑफ आता है, एक्यूज्ड इन, एक्यूज्ड फॉर, ये सब नहीं आता है। लगता है ना कि वो जेल गया, मतलब अपनी इस गलती के, इस अपराध के लिए जेल गया, तो के लिए मतलब फोर, फोर नहीं आता है, एक्यूज्ड ऑफ आता है, ये चीज़। अब हमें एक और चीज़ मैंने पढ़ा था, जैसे डेस्पाइट ऑफ हम लोग बोलते हैं, डेस्पाइट ऑफ नहीं होता है, ऑफ आता ही नहीं है वहाँ पे, डेस्पाइट ही होता है। तो ये जो चीज़ होती है ना, डेस्पाइट ऑफ डूइंग दिस थिंग या जो भी चीज़ है, डेस्पाइट ऑफ, तो डेस्पाइट ऑफ जो है ना, ऑफ नहीं आता है। ये चीज़ें ध्यान रखना, मैं जो बोल रहा हूँ ना बहुत बार पूछी गई है, इसलिए मेरे को याद होते हैं। जैसे होप फॉर, आई होप फॉर, हम आगे कुछ और भी आप मान लो, तो होप के साथ फॉर ही आता है, तो ये सब चीज़ें हैं। एडवर्ब छोड़ो, एडवर्ब क्या होता है, वर्ब की जो विशेषता बताते हैं, कुछ ऐसे वर्ड होते हैं। ठीक है, पैरेललिज्म ये भी आता है, पैरेललिज्म का एक यहाँ पे चीज़ लगा दूंगा, मैं आपको एक चीज़ें बता रहा हूँ, यहाँ पे मैंने एग्जाम्पल लेके आया हूँ। तो पैरेललिज्म की चीज़ें देखो, ये एग्जाम्पल है। ट्रेडिशनल मेथड्स ऑफ फूड प्रिजर्वेशन इंक्लूड ड्राइंग, स्मोकिंग एंड पिकलिंग। अब यहाँ पे ऐसे इसको बोलते हैं पैरेललिज्म। तो यहाँ क्या है, ड्राइंग, स्मोकिंग और पिकलिंग, ये तीनों क्या है, एग्जाम्पल है। अब मानोगे ना, इंक्लूड, ये तीनों चीज़ें बताई हुई है। तो तीनों देखो, ड्राइंग तो आईएनजी आया, लेकिन अगर सवाल में एरर आता है तो क्या आ जाता है, ड्राइंग, स्मोकिंग एंड पिकल। ठीक है, तो ये हमें पता होना चाहिए कि तीनों अगर आप एक साथ कनेक्ट हो रहे हैं तो तीनों है ना आईएनजी में ही होंगे, तो ये आपको पता होनी चाहिए। तो इसको पैरेललिज्म बोलते हैं, मतलब एक जैसी चीज़ें जो होती है, एक जैसे टाइप से, तो वैसी वाली चीज़ों को पैरेललिज्म, ये भी ध्यान रखना। एक सुपरफ्लुअस बहुत ज़्यादा आते हैं, जैसे सुपरफ्लुअस मतलब आई एंटर इनटू द हाउस, आई एंटर इनटू, एंटर मतलब ही अंदर आना होता है, एंटर के साथ इनटू लगाने की जरूरत नहीं है। तो ये बहुत ज़्यादा ऐसे टाइप की चीज़ें आती है। जैसे एंटर के साथ इनटू क्या होता है, इनटू मतलब ये अंदर आने वाली चीज़ है, एंटर के साथ इनटू नहीं आएगा, फिर एंटर का मतलब एंटर ही रहेगा, आई एंटर द हाउस, आई एंटर इनटू द हाउस वाला नहीं होता। ठीक है, आगे तो एंटर वाला हो गया। एक कजन ब्रदर है कि मैं कजन ब्रदर से मिली या मैं कजन ब्रदर से मिला, तो कजन ब्रदर, कजन के साथ ब्रदर नहीं आता, तो इस टाइप की चीज़ें आती है। सुपर, मैं सिर्फ दो चार एग्जाम्पल दे रहा हूँ, लेकिन आपको आइडिया होना चाहिए कि भाई चीज़ें क्या है, एसएससी की डिमांड कहाँ पे क्या तक जा रही है, एसएससी ये पता होना चाहिए। सपोज इफ है कि भाई मान लो सपोज इफ, तो सपोज और इफ साथ नहीं आते, सपोज आता है। सुपरफ्लुअस होता है मतलब कि जरूरत से ज़्यादा चीज़ों को डाल देना, ये भी चीज़ें वो भी आता है। फ्रेजल वर्ब, फ्रेजल वर्ब में 300 फ्रेजल वर्ब अपने नीतू मैम की वॉल्यूम 1 के अंदर में दी हुई है, पढ़ लेना। देसी पढ़ाकू चैनल के अंदर में ये भी फ्रेजल वर्ब ट्रिक से बताया हुआ है। बहुत हार्ड चीज़ें होती है फ्रेजल वर्ब, जो रटनी पड़ती है, वो रटवाया हुआ है ट्रिक से। ठीक है, वो भी चीज़ें होगी। अब मैंने ये भी चीज़ें बता दी, पूरी सिलेबस को इतना तोड़ तोड़ के बता दिया। अब मेरा अगर कुछ चीज़ें हैं जो आपको रहना गया है तो वो चीज़ें बता देता हूँ, जो इधर उधर की चीज़ें हैं जो बहुत ज़्यादा काम की है। सिलेबस मैंने बता दिया, रिविज़न कैसे करना है, बस रिविज़न ये चीज़ मान लो, इस बुक के रोज़ाना आधा घंटा पढ़ो इसको, ये मान लो कि यही आपका ना सब कुछ है। ठीक है, आधा घंटा सुबह जो होती है ना एक्सरसाइज, यही है आपकी। ठीक है, इसी को पढ़ना है आपको सुबह सुबह, मेडिटेशन है ये मान लो। ठीक है, इसको पढ़ो आधा घंटा, जितना हो पा रहा है उतना पढ़ लो, आधा घंटा बस पढ़ो, याद नहीं करना है, पढ़ो और इसकी एक्सरसाइज करो। पीछे एक्सरसाइज दी हुई है, 15-20 ऐसे कर लिया। अब एक चीज़ ध्यान रखना, जब आप एक्सरसाइज करोगे ना, आपका जैसे वर्ब पढ़ रहे हो, वर्ब की एक्सरसाइज कर रहे हो, तो आपको लगेगा कि अरे वर्ब की एक्सरसाइज कर रहा हूँ, तो मेरा तो वर्ब मतलब आप एक्सरसाइज में ना एरर ढूंढोगे तो आप सीधा वही देखोगे जहाँ पे उस चैप्टर के एरर है, क्योंकि उसी चैप्टर के एरर दिए हुए रहेंगे। आपको वैसा नहीं करना है। आपको क्या करना है, उस समय तो थोड़ा 10-15 देख लो, लेकिन आपको सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो है चैप्टर वाइज आपका एक्सरसाइज करना। चैप्टर आपका सबसे इंपॉर्टेंट है मिक्स्ड एक्सरसाइज करना। मिक्स्ड एक्सरसाइज मतलब इससे करना। ये जो किरण की बुक है ना, किरण की बुक से आप क्या करो, मिक्स्ड एक्सरसाइज करो। सबसे पहला चैप्टर ये एरर वाला, तो उसमें करो। उसमें क्या होगा, फिर 5-10-15 जो चैप्टर पढ़े ना, 10-15 चैप्टर के सारे वहाँ पे आपको खुद सोचना पड़ेगा कि एरर कहाँ है, वर्ब की एरर है या फिर कंजक्शन की एरर है या किसकी एरर है, वो आपको फाइंड करना पड़ेगा। तो इससे आपको रोजाना ये पढ़ो। और PYQs कैसे लगाने हैं मैं वो बता देता हूँ। किरण से PYQs क्या करो, हर चीज़ के 50-50 लगाया करो, बस ये चीज़ है। 50 या 100 आपको जो मन करे, 2-3 चैप्टर ले रहे हो तो 50-50 100 लगा लो। और अगर आपका एक ही चैप्टर ले रहे हो फिर तो 200 भी लगाओ। ठीक है, 2-3 चैप्टर हमेशा लेके चलो, ये आपका सजेशन है, क्योंकि 2-3 चैप्टर लेके चलोगे तो कॉन्फिडेंस 3 चैप्टर में बना रहेगा। रिवीजन हो गया। मॉक, इंग्लिश के अंदर में मार्क्स बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट होते हैं, ये ध्यान रखना। मैथ्स नहीं है कि फिक्स टाइप के होते हैं कि आसपास होते हैं, नहीं। इंग्लिश में कभी 30 आ जाता है तो कभी 50 में से 50 आ जाते हैं, तो ये चीज़ ध्यान रखना। ये सवालों के या फिर आपके रीडिंग के या फिर उसके लेवल जो होता है ना उस पेपर का,
उसके अंदर पैसेज किस लेवल तक का पूछा गया उसके कारण होता है। तो आपको मॉक के अंदर में आपको देते रहना है। मैं एक एक्सेल शीट यहाँ पे लगा दूंगा। ये मैंने मॉक की ट्रैकिंग एक्सेल शीट बनाई है, कम से कम 1000 से 2000 जनों ने ले ली है, ठीक है। तो आप 1000 से 2000 जनों ने, सच बता रहा हूँ 2000 से भी ज़्यादा लोगों ने ले ली है उस एक्सेल शीट को। तो वो मैंने बनाई है बहुत मेहनत करके, मैंने पूरी इंजीनियरिंग वहाँ लगाई है, पूरे फॉर्मूला है, एक्सेल शीट सब कुछ लगाई है। मेरा जो 3 साल का एक्सपीरियंस है अलग अलग कंपनीज़ के अंदर में, तो मेरे खुद के स्टार्टअप के अंदर में, तो मैंने वो सब करके वो एसएससी के अंदर में अप्लाई करके वो सब बनाया है। आप उसके रिपोर्ट कार्ड देखोगे ना, आपको पता चलेगा, ग्राफ्स वगैरह सब कुछ है, वो ले लेना। आपको ट्रैक करने में पता रहेगा कि मेरे मॉक कैसे जा रहा है, मैं कहाँ पे खड़ा कर रहा हूँ, कहाँ पे खड़ा हूँ, मेरे एवरेज मार्क्स क्या बन रहे हैं, ये पता होना चाहिए। अब चलते हैं एनालिसिस के ऊपर में। मॉक का एनालिसिस कैसे करना है, आपको सारा का सारा आपको क्या करना है, मॉक के जो 45 सवाल होते हैं या फिर जो प्री के अंदर में जो आपके 25 सवाल है, वो आपको 25 के 25 सवालों का आपको वापस देखना होता है। मॉक खत्म करने के बाद में देखो, पूरा पढ़ो, उसकी जो 4 ऑप्शन है ना, ऑप्शन के अंदर में चारों में से चारों ऑप्शन को देखो, एक ऑप्शन नहीं देखना है, चारों ऑप्शन देखना है, ठीक है। जो उत्तर है वो भी देखना है, चारों लिखना है। उसके बाद में जो मैंने ये मेरी मॉक की कॉपी बनाई है, जो मैं शुरू में बताया था, ये देखो, ठीक है, ये मेरी मॉक की कॉपी है, ठीक, ये मेरी लगभग पूरी भर गई है, ये मॉक की कॉपी है। मैं एक एक चीज़ लिखता रहता हूँ जो मुझे लगा कि यार मेरे को मॉक के अंदर में नहीं पता। ये मेरी मॉक की कॉपी, ध्यान रखना। मॉक और एसएससी सीजीएल मेंस का जो रानी मैम का लेक्चर किया था ना, वो इसमें लिखा हुआ है, बाकी कुछ नहीं लिखा हुआ है। रानी मैम के लेक्चर में से जो नहीं समझ आ रहा है, जो वो बता रहे हैं, वो सब लिख रहा हूँ, ठीक, वैसी चीज़ है। एनालिसिस हो गया। अब सिलेबस इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ये मैंने बता दी है। बेस्ट टीचर्स मैंने 3-4 के नाम बता दी है। चलो अगर 1 सेकेंड के लिए मैं टाइम ले ही लेता हूँ तो मैं वो भी टीचर के नाम ही बता देता हूँ, फिर आपको ये ना लगे कि यार 2 ही टीचर के नाम बताए। तो मैं मेरे जो टेलीग्राम का ग्रुप है, अगर नहीं ज्वाइन किया है तो ज्वाइन कर लेना, क्योंकि पिंड मैसेज के अंदर मैंने टीचर के नाम रखे हैं। चलो नाम मैं देखो, इंग्लिश में के रानी मैम, नीतू मैम, जयदीप सर, गोपाल वर्मा सर और अमन वशिष्ठ सर। और ये एडिटोरियल के लिए अगर बोलोगे तो निमिषा बंसल मैम, और इंग्लिश माध्यम के लिए जो इंग्लिश माध्यम के मैम है तो वो वाला कर लेना, ठीक है। निमिषा बंसल और इंग्लिश माध्यम में से, निमिषा बंसल मैम और इंग्लिश माध्यम में से कोई एक देखना, और इनमें से भी सिर्फ एक ही देखना। जितना रिसोर्सेज कम रखोगे उतना आप स्कोर करोगे, ध्यान रख लो। आगे बेस्ट रिसोर्सेज बता दिया, बेस्ट वीडियोस ऑन यूट्यूब, देसी पटाखों मैंने बता दिया है, इंग्लिश माध्यम बता दिया है, सब कुछ बता दिया है। तो मैंने लगभग सब कुछ आपको बता दिया है, ठीक है। और एक लास्ट चीज़ बताता हूँ, तो टेक्स्ट बुक के अंदर में क्या किया करो, आप मॉक दिया करो। कैसे दिया करो, मोबाइल जब ले लो, जब मन किया तब सवाल लगाना स्टार्ट कर दिए, जब जहाँ चल रहे हैं तो वहाँ पे क्या किया, 10-15 सवाल लगा दिया, 20 सवाल लगा दिया, ऐसे लगाया करो। आप ना याद करने की कोशिश मत करो, बस 15-20 बार लगा दो, ठीक है। तो 15-20 बार लगा दोगे तो आपका सब कुछ हो जाएगा। अब वीडियो कितना बन गया, 1 घंटा 2 मिनट, बस लास्ट के 2 से 3 मिनट में आपका और लेता हूँ। जो मैंने यहाँ पे बताया है 119 नंबर मेरे आए हैं, 119 नंबर, और 119 नंबर जो मेरे आए हैं ना, आप ये मान के चलो 2 से 3 सवाल जो मेरे गलत हुए, 4 सवाल जो गलत हुए, 41 सवाल सही हुए। अभी मान लो वो 4 में से 1-2 तो मेरे वोकैब, मतलब उसके वोकैब नहीं, स्पेलिंग के गलत हो गए थे, बहुत ज़्यादा ही आ गए थे। एक आया था मेरा, याद आ जाए तो बोलता हूँ, आया था कुछ 20 तारीख की शिफ्ट थी मेरी, तो कुछ सवाल आया था, तो स्पेलिंग के अंदर मेरा एरर आ गया था। मोमेंटो की स्पेलिंग आई थी, मोमेंटो की स्पेलिंग, अब MOMENTO इस टाइप का हमें याद आता है, मोमेंटो, लेकिन ऐसा नहीं था, उसमें एक स्पेलिंग पता नहीं क्या लगी थी, तो स्पेलिंग के अंदर में गड़बड़ आ गया था। तो स्पेलिंग हो गई थी एक गड़बड़, और 1-2 जो थे क्लोज ऑप्शन हो गए थे, एक चार्म भी आ गया था, और एक ऐसे करके वो कुछ था ऑप्शन में, तो उसका कुछ सिनोनिम देखना था, तो वो बहुत क्लोज ऑप्शंस थे, तो 1-2 ऐसे आ गए थे। बाकी इस बार मेंस का पेपर बहुत ईजी आया है, बहुत चिल आउट रहो, अच्छा ही आएगा, और आप कर लोगे। अगर हिंदी मीडियम वाले, और अगर आपको लगा है कि ये वीडियो बहुत अच्छा लगा और हमको बहुत डिटेल में बताया है, तो आप सब्सक्राइब जरूर कर लेना और मुझसे जुड़ जाना। मैं इंग्लिश का तो ठीक है, मैंने यहाँ तक आपको हेल्प कर लिया, लेकिन मैथ्स के अंदर में आप ये मान के चलो, मैं चाहे इंग्लिश हो मीडियम हो, चाहे हिंदी मीडियम हो, चाहे किसी भी मीडियम का हो, मैं मैथ्स में आपका बेड़ा पार करवा दूंगा, 36 से करवा दूंगा, और दूसरी चीज़ें भी बताता रहता हूँ। मैं व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर टारगेट्स भी देता रहता हूँ, लेकिन व्हाट्सएप ग्रुप में सिर्फ सीरियस लोग ही बैठते हैं, मतलब सीरियस लोग ही ऐड करता हूँ मैं। बाकी सब टेलीग्राम ग्रुप के अंदर में, जिनको अपना खुद के हिसाब से करना है, जो अपने हिसाब से करते हैं, उनको टारगेट नहीं चाहिए, वो अब टेलीग्राम ग्रुप में, आप टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर लो। अगर आप सीरियस हो तो एडमिन को मैसेज करना, वो आपको वो भी दे देंगे। और एक चीज़, अगर आपको चाहिए कि ये जो मॉक ट्रैकिंग एक्सेल सीट है, एक हैबिट ट्रैकर एक्सेल सीट भी बनाई है, तो ये वीडियोस देख लेना, थंबनेल वगैरह लगा दूंगा मैं, ये वीडियोस देख लेना, ग्रुप डिस्क्रिप्शन में सब कुछ है, वो देख लेना, ठीक है, डिस्क्रिप्शन में, तो वो वीडियोस देखना, आपको इतने पसंद आएगी ना वो एक्सेल सीट। और अगर वो पसंद आती है एक्सेल सीट, तो आप क्या करना, टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करना, और वहाँ पे पिंड जो मैसेज है उसके ऊपर 2-3 बार टैप करना, आप वहाँ तक पहुँच जाओगे जहाँ पे मैंने डाली है वो सीट, ठीक है, डाली हुई है। नहीं तो फिर आप क्या करना, फाइल सेक्शन के अंदर में जाना,
ग्रुप का जो नाम है उस पर क्लिक करना, फाइल में जाना और वहाँ पे फाइल में पड़ी हुई है हैबिट ट्रैकर नाम से और मॉक एनालिसिस करके 2 सीट बनी हुई है, वो डाउनलोड कर देना। बहुत अच्छा सब कुछ बता दिया मैंने, मेरे को खुद को बहुत अच्छा लगा। ठीक है, आपको भी अगर पसंद आया है तो आप ज्वाइन कर लो। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़, मैथ्स मुझसे ज़रूर कनेक्ट करना अगर आपको मैथ्स अच्छा करना है। ठीक है, मेरा नाम है वीरेंद्र और मैं थोड़ा अपना बता देता हूँ। मैं NIT रायपुर छत्तीसगढ़ से हूँ। पिछले वीडियो में मैंने बता दिया है, वैसे लास्ट में इसलिए बता रहा हूँ। ठीक है, बता ही देता हूँ। NIT रायपुर छत्तीसगढ़ से मेरी इंग्लिश मैंने इंजीनियरिंग में ही जाके थोड़ी इम्प्रूव हुई है मेनली, और बाकी 10th के अंदर में मेरी हुई थी ग्रामर वगैरह थोड़ी अच्छी। तो ये चीज़ है, आपको भी अगर लगता है कि यार मेरी वीक है, आप बिल्कुल टेंशन ना लें, बिल्कुल ही टेंशन ना लें। ठीक है, आप बस क्या करें, अपनी रीडिंग को अच्छा करें। रीडिंग की इंपॉर्टेंस मैंने एक एक बता दी है, इतना डिटेल में इंपॉर्टेंस किसी ने नहीं बताया होगा, आपको हर जगह काम आएगी। इवन आपकी वोकैब तक के अंदर में आजकल क्या पूछते हैं, सेंटेंस देते हैं और उसमें वोकैब बोल के बोलते हैं कि इसका एंटोनिम बताओ, डायरेक्ट नहीं पूछते हैं। कभी कभी बहुत ज़्यादा आजकल रीडिंग के ऊपर में बहुत वजन दे दिया गया है, तो आपको सेंटेंस देगा और उसमें एक वर्ड डालेगा, बोलेगा इसका जो एंटोनिम है वो आगे वाली रिक्त स्थान में भरो, आगे वाली जो फिल इन द ब्लैंक्स है उसमें भरो। तो आपको फिर सेंटेंस पढ़ के ही उसका अर्थ समझ में आ जाएगा, उसको ही रीडिंग बोलते हैं। तो रीडिंग कर लो, आपका बेड़ा पार हो जाएगा। आप रीडिंग जरूर करना। ठीक है, आधा घंटा रोजाना रीडिंग करो जो मन में आए। ठीक है, ये मेरा लास्ट सजेशन है। बाकी 1 घंटा 6 मिनट अगर आपको वैल्यूएबल लगा है, प्लीज़ कमेंट करके बता देना। ठीक है, ठीक है, कनेक्ट कर लेना मुझसे। धन्यवाद, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस लॉन्ग एंड लॉन्ग वीडियो। ठीक है, अगर इफ़ योर टाइम कि आपको लगा कि मुझे बहुत पसंद आया और वैल्यूएबल लगा, कमेंट करके बताना, लाइक करना, सब्सक्राइब करना, टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लेना। चलो, बाय बाय।